डेटा स्ट्रक्चर BCS 301 ये यूनिट 4 है ट्रीज। इसमें हम इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, ये सिलेबस है इसका। ठीक है, ये पूरा सिलेबस हम इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रीज। डेफिनेशन क्या है? एक ट्री इज अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और हायरार्की वाइज नोड्स इसमें कनेक्टेड होते हैं, जिसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और ये नोड्स जो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, उन कनेक्शंस को हम एजेस कहते हैं। तो एक ट्री जो है एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स होते हैं जो एजेस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं? रूट। रूट यानी टॉप मोस्ट नोड जो है होगा, यानी जैसे लिंक लिस्ट में हमारा हेड होता था, तो वही सेम चीज है यहाँ, उसको हम रूट कहते हैं। पेरेंट। पेरेंट का नोड विद चाइल्ड। ठीक है, तो एक नोड होगा जिसका चाइल्ड होगा। चाइल्ड क्या होता है? अ नोड डायरेक्टली कनेक्टेड बिलो अ पेरेंट। तो एक पेरेंट के नीचे जो डायरेक्टली एज से कनेक्टेड होगा वो उसका चाइल्ड होगा। सिबलिंग, तो दो चिल्ड्रन होंगे जिनका सेम पेरेंट होगा। लीफ नोड, वो नोड होगा जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। इंटरनल नोड्स, वो नोड जिसके एक या उससे ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं, यानी इसके चिल्ड्रन होते हैं, तो वह इंटरनल नोड है। ठीक है। अच्छा, हाइट क्या होती है? हाइट इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, यानी रूट से लेकर लीफ तक जो लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा वो बनेगी हाइट पूरी ट्री की। ठीक है। और डेप्थ क्या होता है? डेप्थ होता है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू नोड। ये हर पार्टिकुलर नोड के लिए डेप्थ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यानी रूट से लेकर किसी नोड तक पहुंचने में कितने एजेस लग रहे हैं, कितने एजेस आ रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, वो उसकी डेप्थ हो जाएगी। डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हर नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे। जैसे ये एक ट्री का डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एकदम ऊपर हो गया, ये रूट हो गया, इसको हम की भी कहते हैं। ठीक है, ये हायरार्किकल है यानी लेवल वाइज है। रूट जो होगा वो लेवल 0 होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर इस ट्री को मान लेते हैं तो ये बी जो है इसके दो चिल्ड्रन है, दो नीचे से कनेक्टेड नोड्स हैं, डी और ई। तो डी और ई बी के चाइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और बी जो होगा उनका पेरेंट हो जाएगा। डी और ई इनका सेम पेरेंट है बी। ठीक है, तो ये दोनों सिबलिंग हो जाएंगे। ठीक है, हर नोड का मैक्सिमम एक पेरेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये का एरिया है, इसमें एक नोड है, एक पेरेंट है, उसे कुछ चिल्ड्रन, तो इसको कहते हैं ये एक सब ट्री है, एक ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ तक ये पूरे ये सारे इंटरनल नोड्स है क्योंकि इनके पास कुछ चिल्ड्रन है। बाकी के एल एम एन ओ पी एकदम नीचे वाले जो नोड्स है इनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये लीफ नोड्स हो गए। ठीक है, अगर मुझे हाइट देखनी होगी तो वही रूट से लेके एकदम लीफ के एकदम एंड तक सबसे नीचे जो लीफ होगा उस तक हम देखते हैं हाइट मिल जाएगी हमें। डेप्थ चाहिए होगी, जैसे सी के लिए मैं डेप्थ अगर फाइंड करता हूँ तो ए से सी में पहुंचने के लिए एक काउंट लगा मुझे एज का। ठीक है, तो इसकी डेप्थ एक हो गई। जी के लिए 2 हो जाएगी, एफ के लिए 2 हो जाएगी, जे के लिए 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऊपर से आते हुए नीचे तक काउंट करते करते हमें डेप्थ मिल जाता है कि कौन सा नोड कितने डेप्थ पर है। ठीक है, अगर हम हाइट का चेक कर लेते हैं तो हाइट का जैसे यहाँ से कैसे लेते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, यानी 4 तक हो गया। ठीक है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया। ऐसे इसका भी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे इन सबके भी 4 होगा लेकिन इसका होगा 2। ठीक है, और जो मैक्सिमम निकलता है वो होता है हमारा ट्री की हाइट, तो इस ट्री की हाइट हो जाएगी 4। लेकिन अगर यहाँ पी के नीचे एक और इसका चाइल्ड हो जाता है क्यू। ठीक है, और इसका कोई और चाइल्ड नहीं है, यानी क्यू जो है वो एक नया लीफ नोड बन जाता है, तो हम क्यू से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो फिर जो ट्री की हाइट हो जाएगी वो बन जाएगी 5। ठीक है, आगे देखते हैं। बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री एक टाइप का ट्री है जिसमें ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी हर नोड के पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम लेफ्ट चाइल्ड और एक को कहते हैं हम राइट चाइल्ड। ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0। 0 तो 0 चिल्ड्रन होगा, या एक चिल्ड्रन होगा, या फिर 2 चिल्ड्रन होगा। ठीक है, तो जैसे ये एक ट्री है,
इसके मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक और चाइल्ड लगा दो, ठीक है, यहाँ एक और हमने चाइल्ड लगा दी, ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा, तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा ये, क्योंकि एक किसी एक नोड के पास मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं बाइनरी ट्री बनने के लिए, ठीक है। बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन क्या था, कैसा? बाइनरी ट्री को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है एरे रिप्रेजेंटेशन और एक है लिंक्ड लिस्ट यानी पॉइंटर के रिप्रेजेंटेशन से। आइए देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है ट्री का, ठीक है, ये कुछ नोड्स हैं कनेक्टेड हैं। ट्री में ये होता है कि पेरेंट होगा, उसका चाइल्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो हम ये एक फॉर्मूला सिंपल ये अप्लाई करते हैं कि किसी भी नोड के लिए अगर मुझे एलिमेंट उसका जो चाइल्ड होगा उसको एंटर कराना या पेरेंट जानना होगा, तो उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला है। अगर कोई नोड जो इंडेक्स आई पर मुझे एरे में है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई प्लस वन और राइट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई प्लस टू और उसका पेरेंट होगा आई माइनस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो जैसे ये मान लेते हैं ये रूट है, तो इसका इंडेक्स हो गया 0, ठीक है। फॉर्मूले में रखते हैं 2 इंटू आई प्लस वन, तो लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 1 पर और राइट चाइल्ड हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पर, ठीक है। इसका अगर मैं देखता हूँ तो इसका फॉर्मूला में रखता हूँ 2 इंटू वन प्लस वन और 2 इंटू वन प्लस टू, तो 3 और 4 ये इंडेक्सेस आएंगे कि जहां पर हम हमारा नोड का इस नोड के हमारे जो चिल्ड्रन होंगे वो इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 पर हमें एरे में हम सेव करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर इस एरे ये एरे में अगर हम स्टोर कर रहे हैं इंडेक्स 5 पर कोई नोड है 11, इसका मुझे पेरेंट जानना होगा 5 है, इसका फॉर्मूला है आई माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो 5 इंडेक्स है 5 माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो 5 माइनस वन हो जाएगा 4 और 4 डिवाइड बाई टू तो मिल जाएगा हमें 2, तो ये लो ये है इसका, यानी इंडेक्स 2 पर जो है वो उसका पेरेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगर यहाँ जैसे इंडेक्स 8 और इंडेक्स 9 ये नल है, कोई कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, तो हम एरे में यहाँ माइनस वन या ऐसे कुछ वैल्यू डिनोट कर सकते हैं कि उस जगह पर खाली है वो नल है, ठीक है। लिंक लिस्ट का पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब जैसे हमने देखा था पॉइंटर्स का एक नोड बनेगा, तो यहाँ पे नोड बना है उसमें कुछ डेटा होगा और एक उसे सेम टाइप का लेफ्ट का पॉइंटर होगा और राइट का पॉइंटर होगा, ठीक है। तो एक नोड बनाया 5, उसके लेफ्ट में एक नोड डाल दिया और उसके राइट में एक नोड कनेक्ट कर दिया, तो हम इनको कह देंगे कि ये लेफ्ट वाला ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया और राइट नोड से राइट पॉइंटर से जो कनेक्टेड है वो राइट चाइल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम जैसे लिंक लिस्ट में करते थे एक कनेक्शन बनाते थे, वैसे सेम टू सेम हम इसमें दो पॉइंटर्स बनाते हैं लेफ्ट और राइट, उसमें सिर्फ एक नेक्स्ट पॉइंटर होता था, इसमें दो पॉइंटर बनाते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं क्योंकि दो चाइल्ड हो सकते हैं। अगर और ज़्यादा चाइल्ड चाहिए हुआ और कुछ अलग स्पेशल ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारे एक नोड के बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो उसमें हम एक एरे भी यूज कर सकते हैं कि एरे ऑफ चिल्ड्रन होंगे, यानी जितने चिल्ड्रन चाहो उतने चिल्ड्रन बन जाएंगे, ठीक है। बाइनरी ट्रीज के टाइप्स देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री यानी हर इसमें हर नोड के पास या तो दो चिल्ड्रन होंगे या जीरो चिल्ड्रन होंगे, या तो होगा तो दोनों होंगे, नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? ऑल लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली लास्ट, लास्ट इज फिल्ड लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये ट्री देखा था, ये रेड लेवल्स, तो लास्ट लेवल को छोड़ के जितने भी लेवल्स होंगे ट्री के वो सारे पूरी तरह फिल्ड होंगे, यानी सभी के दो दो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला लेवल पर है उसमें हो सकता है कि सभी के पास चिल्ड्रन ना हो, ठीक है, लेकिन जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सभी पूरी तरह से लेफ्ट में अलाइंड होंगे, यानी अगर जैसे एच के जो चिल्ड्रन है के, ठीक है, और ये एच का एल चिल्ड्रन नहीं है और आई का चिल्ड्रन एम, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आई का चिल्ड्रन एम होगा तो एच का चिल्ड्रन के लिए एल होना ही पड़ेगा, तभी वो बनेगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इन जितने भी चिल्ड्रन होंगे पूरी तरह से लेफ्ट में होंगे, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चाइल्ड होगा और किसी के एक चाइल्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा ही होगा, ओके। थर्ड है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, इसको हम टू ट्री भी कहते हैं, यानी ऑल एम्प्टी चिल्ड्रन रिप्लेस्ड विद एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है, जितने भी एम्प्टी चिल्ड्रन है उनको एक्सटर्नल नोड से रिप्लेस कर दो। डीजेनरेट बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं?
ईच पेरेंट नोड हैज ओनली वन चाइल्ड, ठीक है। तो सभी के पास एक ही चाइल्ड होगा, तो जिसके पास वो थोड़ा बहुत लिंक लिस्ट जैसा रिजेंबल करता है। इसी का एक सब कैटेगराइज कर देते हैं, उसको हम स्क्यूड ट्रीज कहते हैं। स्क्यूड ट्रीज यानी वही सारे चिल्ड्रन अगर लेफ्ट में होंगे तो इसको कह देंगे लेफ्ट स्क्यूड, और सारे चिल्ड्रन अगर सिर्फ राइट में होंगे, सिर्फ राइट चिल्ड्रन होगा पूरी ट्री में, तो उसको बोल देते हैं हम राइट स्क्यूड, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री ये रहा, स्ट्रिक्ट है, होंगे तो दोनों चिल्ड्रन होंगे, नहीं तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट में तो जैसे ये लास्ट लेवल को छोड़ के ये बाकी ये सारे पूरी तरह से फिल्ड है, ठीक है। और जो लास्ट वाला लेवल ये पूरी तरह फिल्ड नहीं है, ठीक है। और लेकिन सारे के सारे लेफ्ट में अलाइंड है, ऐसा नहीं है तो 3 के पहले 2 आ रहा है ना, तो 2 के दोनों चिल्ड्रन उसके बाद ही 3 के चिल्ड्रन फिल करना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ये रहा डीजेनरेट ट्री का, कि मोस्टली जो ट्रीज के जो नोड्स हैं, चिल्ड्रन है, वो जो कनेक्टेड है वो एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड है। अगर सिर्फ इतना देखते हैं हम तो ये सारे राइट में है, तो ये इतना राइट स्क्यूड सब ट्री हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट एक टाइप का ट्री होता है जिसमें सबके नोड्स पूरी तरह से फुल होते हैं, ठीक है, परफेक्ट होता है। ट्री ट्रेवर्सल की कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर, प्री से पता ही चल रहा है पहले, ठीक है। अब पहले यानी पहले किस, पहले रूट को विजिट करो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट को विजिट करो, लेफ्ट चिल्ड्रन पे जाओ, लेफ्ट सब ट्री में जाओ, और उसके बाद फिर राइट में जाओ, ठीक है। तो ये इसकी एल्गोरिथम है प्री ऑर्डर का। किसी नोड को विजिट करना है तो चेक करो वो नोड है या नहीं। अगर वो नोड नल नहीं है, नोड को विजिट करो, यानी नोड पे जो तुम्हें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो एग्जीक्यूट करना है, उस नोड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब रिकर्सिवली फिर उसके लेफ्ट में जाओ एक बार, ठीक है। उसके सभी लेफ्ट में जाके उनको एग्जीक्यूट कर दो, और फिर राइट में जाके एग्जीक्यूट करो। प्री ऑर्डर क्लियर है, ठीक है। प्री ऑर्डर है, ठीक है, ये रहा। पहले इसको इसी नोड को विजिट किया, फिर उसके लेफ्ट में गए, फिर राइट में गए, प्री ऑर्डर। और दूसरा है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर यानी इन यानी बीच में आएगा, तो भाई पहले लेफ्ट वाले को विजिट कर लो, फिर उसके बाद करंट नोड को विजिट करो, और फिर उसके बाद राइट सब ट्री में जाओ, ठीक है, रिकर्सिवली। भाई नोड नल नहीं है तो पहले इन ऑर्डर करो, लेफ्ट में, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, पहले सभी लेफ्ट वालों को विजिट कर ले। अब लेफ्ट में कुछ नहीं बचा है, तो अब करंट वाले जो नोड है उसको एग्जीक्यूट करो, और अब उसके बाद जितने भी राइट में राइट राइट जाते हो, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट यानी भी बाद में, तो जो करंट मेरा रूट कह दिया या करंट जो नोड है उसको सबसे बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। पहले उसके लेफ्ट चिल्ड्रन, फिर राइट चिल्ड्रन, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करूंगा सबसे बाद में, ठीक है। तो नोड अगर नल नहीं है तो उसके रूट के वही नोड के लेफ्ट में जाओ, नोड के लेफ्ट को हमने विजिट किया, पोस्ट ऑर्डर रिकर्सिवली कॉल कर दिया, फिर नोड के राइट में कॉल किया पोस्ट ऑर्डर को, और जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरह से कंप्लीट हो गए हैं, दोनों फुली एग्जीक्यूट हो गए हैं, उसके बाद जब मैं रिटर्न आऊंगा तो फिर मैं इस नोड को विजिट करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। प्री ऑर्डर में पहले रूट को ही करूंगा, फिर लेफ्ट को, और फिर राइट को। यहाँ रूट जो है वही करंट नोड है, ठीक है, अभी जो जहाँ जिस सब ट्री में हो उसका करंट नोड, ठीक है। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट में जाओ, फिर करंट नोड को विजिट करो, उसके बाद राइट में जाओ। और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, और सबसे बाद में उस करंट नोड को एग्जीक्यूट करना है। ये ट्री रिवर्सल है कि एल्गोरिथम में उसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इन ऑर्डर क्या कहता है, पहले मुझे लेफ्ट, ये रहा इन ऑर्डर कहता है पहले लेफ्ट में चले जाओ, फिर करंट पे आओ, फिर राइट में आओ, ठीक है। तो मैं 1 से शुरू करता हूँ, नहीं, इसके लेफ्ट में जाओ, 2 पे आ गया, ठीक है। अब 2 कहता है करंट, अब मेरा 2 हो गया, ये कह रहा है इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में आ गया, इसके लेफ्ट में है कुछ, नहीं है, तो खत्म हो गया। अब करंट पे आओ, तो पहले फिर 4 को हमने विजिट करा, यानी 4 को प्रिंट कर दिया। अब राइट में जाओ, राइट में कुछ है, नहीं है, तो कंट्रोल वापस कर दो, क्लियर है। अब आ गया है, लेफ्ट से पूरी तरह आ गए हैं, तो अब 2 को प्रिंट करो, ठीक है, 2 को प्रिंट किया, और उसके बाद इस राइट में अपने जाओ, ये राइट वाला ये अपने लेफ्ट में चेक करेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर 5 को प्रिंट करो, राइट में जाएगा, राइट में कुछ नहीं है, ठीक है, वापस जाएगा, ये वापस इसके पास जाएगा, अब ये वापस इसके पास जाएगा, इसका यानी पहले क्या हमने प्रिंट किया,
4 फिर 2 फिर 5, 4 to 5 हाँ सही जा रहा है। ठीक है, अब ये लेफ्ट में पूरी तरह से इसका खत्म हो गया। अब करंट में आओ, ठीक है, 1 को प्रिंट किया, अब राइट में जाओ। ठीक है, हाँ राइट में आ गए। ये कहेगा पहले लेफ्ट में जाओ, ठीक है, लेफ्ट में जाए, 6 पे आ गए। 6 अपने लेफ्ट में जाएगा, कहीं कुछ नहीं है, वापस जाएगा और 6 को प्रिंट कर देगा। 6 को प्रिंट कर दिया, अब अपने राइट में जाएगा, राइट में कुछ नहीं है, वापस चला जाएगा। ठीक है, अब वापस कंट्रोल 3 के पास जाएगा। 3 है, लेफ्ट में ख़त्म हो गया है, इसको प्रिंट करो, फिर राइट में जाओ। ठीक है, 7 जो है अपने लेफ्ट में जाएगा, कुछ नहीं है, फिर 7 को प्रिंट करो और फिर वो अपने राइट में जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर कंट्रोल वापस जाएगा, यहाँ पर आके प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो वही रहा। 1 के बाद ये 3 6 के पास गया, 6 प्रिंट हुआ, 6 के बाद 3 7 ये रहा 1 6। तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, ये भी शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, मैं इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ ताकि हम आसानी से इसको हम कर लें। ठीक है, तो जैसे इन है, बीच में लाइन ड्रॉ कर दो सबके। ठीक है, नीचे की साइड ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब रूट से शुरू करो इस तरह से, तो जिसका पहले आएगा, जिसका ईयर, ठीक है, 4 पे पहले कट किया, 4 प्रिंट हो गया, फिर जाओ, हाँ 2 हो गया, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4 to 5 के बाद 1, ठीक है, 1 के बाद 6 और 6 के बाद 3 और 3 के बाद 7 वापस चलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए देखते हैं, यानी पहले विजिट करना है। ठीक है, तो वैसा ही होगा इसका भी, पहले इसको विजिट कर लो, फिर लेफ्ट में जाओ, ये पहले 1 को विजिट कर लो, फिर लेफ्ट में जाओ, 2 पे आ जाएंगे। 2 कहेगा पहले मुझे खुद विजिट करूंगा, उसके बाद अपने चिल्ड्रन में जाऊंगा। 2 पहले खुद को विजिट करेगा, ठीक है, अपने फिर लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट अभी पहले खुद को विजिट करेगा, अब इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो ये वापस दे देगा कंट्रोल इसके पास। ठीक है, 2 2 खुद हो चुका है, लेफ्ट हो गया, तो वो राइट के पास जाएगा। ये पहले खुद को प्रिंट करेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, तो कंट्रोल वापस चला जाएगा। तो 1 2 4 5 मिला है में। ठीक है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। वह इसका था ना, पहले 1 को फिर प्रिंट कर दिया था, फिर लेफ्ट में गया, तब लेफ्ट में सारे खत्म हो गए, अब राइट में गए। यहाँ है पहले खुद को ही करेगा, प्री है ये, तो पहले खुद को ही करेगा, तो 3 को कर लिया, उसके बाद अपने लेफ्ट में गया, ये पहले खुद को करेगा, फिर लेफ्ट राइट में देखेगा कुछ नहीं है, वापस चला जाएगा, फिर ये अपने राइट में जाएगा, 7 पे आए, 7 खुद को पहले प्रिंट करेगा, देख लेगा लाइट लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बहुत सिंपल है। ओके, तो इसके लिए हम इस डायरेक्शन में लेफ्ट में कर ले, इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज करना है। जो जो पहले कटेगा उसको पहले प्रिंट कर देना, वही पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 4 और 4 के बाद घूमते 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 5, 5 के बाद घूमते 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 5 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 6, फिर 6 के बाद 7, ये लो 3 6 7। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, आते हैं फिर अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पर। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में यानी सबसे बाद में जाएगा, पहले लेफ्ट को, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, ये पहले अपने लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, 2 कहेगा मैं अपने लेफ्ट में जाऊंगा, 1 से 2, 2 से ही अपने लेफ्ट में जाएगा। ये कहेगा मैं पहले अपने लेफ्ट में जाऊंगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है, फिर राइट में जाएगा, राइट में कुछ नहीं, उसके बाद घूम लेफ्ट राइट घूम के आया, फिर 4 को प्रिंट किया। ठीक है, अब ये वापस 2 पे कंट्रोल देगा, 2 कहेगा पहले मेरा लेफ्ट हो गया, अब राइट पे जाएगा, 5 पे आ गए, 5 अपनी लेफ्ट राइट पे घूम फिर के आएगा, कहीं कुछ नहीं है, तो 5 प्रिंट कर देगा। 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, अब वापस ये जाएगा 2 पर, 2 का हो लेफ्ट राइट दोनों हो गया, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 कंट्रोल वापस कर देगा 1 को, 1 कहेगा मेरा लेफ्ट हो गया, अब मैं राइट में जाऊंगा, राइट में आया, 3 पे आया, ये अपने लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, ये अपने लेफ्ट में जाएगा, कुछ नहीं है, राइट में जाएगा, कुछ नहीं है, तो फिर उसके बाद प्रिंट कर दो और कंट्रोल वापस कर दिया 3 के पास। 3 कहेगा मेरा लेफ्ट हो गया, मैं राइट में जाऊंगा, 7 पे आए, 7 अपने लेफ्ट में चेक करेगा, कुछ नहीं, राइट में चेक करेगा, कुछ नहीं, फिर इसको फिर खुद को ही अपने प्रिंट करके वापस हो जाएगा, कंट्रोल 3 को दे देगा। 3 कहेगा मेरा लेफ्ट राइट हो गया, मैं खुद को एग्जीक्यूट कर देता हूँ और कंट्रोल वापस कर देगा। 1 कहेगा मेरा लेफ्ट राइट हो गया है, अब मैं खुद को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो वही। ठीक है, तो ये हमारा पहले 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ, उसके बाद 6 7 3 1,
तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल रहा। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल रहा। ओके, इसकी भी एक सिंपल सी जो ट्रिक है वो इसको भी देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। वही है, इन ऑर्डर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया था, लेफ्ट में इधर किया था, तो अब राइट में बचा ऐसे करना है। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 6 में ही से शुरू करना है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। 4 मिल गया, बहुत सही, 4 मिल गया, 4 मिल गया, 4 4 5 मिल गया, 5 5 के बाद 2 मिल गया, 2 मिल गया, इधर घूमते 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 ये रहा 6 मिला, फिर ये इस तरह से 7 और ये 3 और 3 के बाद 1। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक और है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब जैसे हमने देखा था ना कि ये अलग अलग लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह से। ठीक है, तो वही सेम है, उसी को हम एक बार देख लेते हैं। ओके, ये लेवल 0 है, पहले इसको प्रिंट कर दो, इसके सभी एलिमेंट को प्रिंट कर दो। ओके, तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। ओके, 1 प्रिंट हो गया। अब लेवल 0 हो गया, अब लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे आते हैं, ठीक है, लेवल 1 पे 2 और फिर 3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब लेवल 2 पे आओ, तो पहले 4 को, फिर 5 को, और फिर 6 को, और फिर 7 को। अब यहाँ हमने लेफ्ट को मान रहे हैं, पहले लेवल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो इस वाले पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। ठीक है, क्योंकि 4 5 6 7 ये सारे सेम लेवल पर ही है, तो उसी तरह से ये एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, बाकी इन तीनों जो ट्रेवर्सल है इसमें हम स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, स्टैक यूज कर सकते हैं या रिकर्जन यूज करें, लेकिन इस लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्यू यूज करते हैं। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन यानी प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है, उससे हमें ट्री बनाना है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हमें प्री ऑर्डर कुछ दिया हुआ है ABDECF। ठीक है भाई, इस तरह से है ना, ये ट्रेवर्सल से वही है। यहाँ पे हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इन ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इन ऑर्डर, ये दो चीज ये हमें दी हुई है। आइडिया क्या है हमारा, प्री ऑर्डर ऑफ 0, यानी प्री ऑर्डर एक तरह का एरे में हमने पूरा अपना रिजल्ट जो स्टोर कर रखा है। उसका प्री ऑर्डर का पहला जो एलिमेंट होगा वो होता है रूट। इतना हमें पता है कि प्री ऑर्डर में सबसे पहला जो होगा प्री ऑर्डर का वो रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा ए, बहुत सही। अब उसको इन ऑर्डर एरे में खोजो। ठीक है, फाइंड ए इन द इन ऑर्डर एरे एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ ए आर इन द लेफ्ट सब ट्री एंड एलिमेंट्स राइट ऑफ ए आर इन द राइट सब ट्री। रूट मिल गया मुझे, ए है। अब इस ए को मैं इन ऑर्डर में खोजता हूँ। ठीक है, यहाँ मिल गया। इसके लेफ्ट में ये इतने सारे लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और ये इतने सारे राइट सब ट्री में जाएंगे। ठीक है, यूजिंग द साइज ऑफ लेफ्ट सब ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर। अब यहाँ से मुझे इन ऑर्डर से लेफ्ट सब ट्री की हाइट साइज मिल जाएगी, यानी 3 है। ठीक है, पार्टीशन द प्री ऑर्डर एरे इनटू लेफ्ट राइट सब ट्री पोर्शंस। ठीक है, और इस बेसिस पे अब हम हमारा जो प्री ऑर्डर है इसको पार्टीशन कर देंगे हम। ये रहा एक 3 का और फिर एक 2 का। ओके, और रिकर्सिवली यही करते रहना है। कंस्ट्रक्ट करते हैं इस एग्जांपल को। प्री ऑर्डर ये में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इन ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, प्री ऑर्डर के भी पहला जो होगा ए को पिक कर लेते हैं, ए को पिक कर लिया। ठीक है, और उसके लिए हम पूरे इन ऑर्डर को यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इन ऑर्डर को हमें लेफ्ट और राइट में हमें स्प्लिट कर देना है, तो 0 से 0 1 2 यहाँ तक आएगा, और फिर इंडेक्स 4 और 5 तक यहाँ चला जाएगा। ये इंडेक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये कर लिया हमें। अभी खाली था, तो ये मेरा बन गया रूट। ए को लिया था, ए बन गया रूट। ए के बाद आता है बी, प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, बी आया। अब बी को मैं देखता हूँ, बी मुझे मिलेगा इस वाली सब ट्री में। ठीक है, इस वाली सब ट्री मुझे मिलेगा बी। तो अब बी को फिर मैं इस वाली सब ट्री को हाफ कर दूंगा, एक 0 इंडेक्स के साथ हो जाएगा और ये एक 2 वाला इंडेक्स हो जाएगा। ये रहा 0 के 0 और 2 2। ओके, और प्री ऑर्डर में बी हो गया। अच्छा, ये लेफ्ट सब ट्री में मिला है, तो हमने इसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया। ठीक है, B1 हो गया,
बी के बाद है डी आया, डी को खोजो, डी भी अब ये अभी जो करंट है उसके लेफ्ट में ही मिल रहा है, ठीक है। तो डी में मिल जाएगा वही 0 0, ये लीफ नोड है और लेफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में हो जाएगा डी। ओके, ये रहा ट्री बन गया, डी हो गया। डी के बाद आता है ई, ई को देखते हैं, ई मिल रहा है मुझे अभी जो ये वाला पार्ट है उसके राइट में मुझे ई मिल रहा है। ओके, इंडेक्स है वही 2, ये 2 2 राइट में मिल रहा है, तो ये बी के राइट में हो जाएगा ई, ठीक है। ई हो गया, ये हो गया। ई के बाद आता है सी, सी को हमें प्री ऑर्डर में है, इसको इन ऑर्डर में सर्च कर रहे हैं। इन ऑर्डर में ये हमें यहाँ तो नहीं मिला है, ये उस बड़े पार्ट में मिला है जब मैं ए को मिला था, मुझे ए मिला था तब उसके राइट में आया सी एफ, उसमें जाके ये है, तो ए के राइट में आ जाएगा सी। ओके, लेफ्ट स्लाइस एम्प्टी, कुछ नहीं है, और सी के लेफ्ट में हो जाएगा नल, क्योंकि सी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। एफ को फाइंड करते हैं, ये रहा लास्ट एफ है, एफ उसमें फाइंड करेंगे, ये एकदम राइट में जाके जब सी मिला था तो उसके राइट वाले पार्ट में था, जब हमें सी मिला था, सी एफ में मिला था हमें सी, उसके अंदर गया तो मुझे मिला सी जिसका लेफ्ट पार्ट कुछ नहीं था, तो सी के लेफ्ट में हो गया नल, ठीक है। अब एफ खोज रहे हैं हम, तो एफ की जो साइज है 1 इस वाले सब पार्ट की, और ये हो जाएगा सी के राइट में बन जाएगा एफ, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल ट्री, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, तो इसका अगर मैं क्या हमारे पास है, तो इन ऑर्डर दिया हुआ था और प्री ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक है। मैं इसका प्री ऑर्डर निकालता हूँ, तो बनेगा ए बी डी ई सी एफ, यही ए बी डी ई सी एफ, ये ए बी डी ई सी एफ बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर देखते हैं इस पूरी ट्री का क्या है निकलता है। ओके, तो पहले डी बी ई ए सी एफ, डी बी ई ए सी एफ, क्या है मेरा डी बी ई ए सी एफ से, यानी हमारा जो पूरा ट्री बना है बिल्कुल सही है, जिसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दोनों सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से बिल्ड किया हुआ एक ट्री, ठीक है। एक और एग्जांपल है, तो जैसे प्री ऑर्डर दिया हुआ एक सीक्वेंस है, मैं प्री ऑर्डर दिया हुआ है, तो पहला मुझे इन ऑर्डर में खोजना है, इन ऑर्डर के लेफ्ट और राइट को दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अभी खाली था, एम्प्टी था, तो इसको बना दिया, वन को बना दिया मैंने रूट, लेफ्ट में चला गया ये इतना पार्ट और इसके राइट में चला गया ये इतना पार्ट, ठीक है। अब ये इन ऑर्डर का सीक्वेंस और ये प्री ऑर्डर का सीक्वेंस है। लेफ्ट में इतना आ गया, पहले 2 है, 2 को मैंने इसमें फाइंड किया, ठीक है। हाँ, 2 के लेफ्ट में आ जाएगा 4 और राइट में चला जाएगा 5, तो ये रहा, बिल्कुल वैसे हमने ट्री बना दिया, लेफ्ट में लगा दिया, 1 के लेफ्ट में आ गया 2, 2 के लेफ्ट में 4 और राइट में 5, ठीक है। इस वाले पार्ट में 3 मिला है मुझे, ठीक है, 3 है, 3 मैंने इनमें सर्च किया है, तो 3 के लेफ्ट में आया 6 और 3 के राइट में हो गया 7। ओके, ये लगा दिया हमने, 3 लगा दिया और 3 के लेफ्ट में कर दिया 6 और 3 के राइट में कर दिया 7, और 1 के, या 1 के राइट में लगा दिया हमने 3 को। ओके, तो ये सिंपल सा था प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का। एक और है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का। पोस्ट ऑर्डर में ये जैसे प्री ऑर्डर था बिल्कुल सेम ही चेंज हुआ है, पोस्ट ऑर्डर का जो लास्ट होता है वही हमारा रूट होता है। अब उसी रूट को, उसी एलिमेंट को इन ऑर्डर में सर्च करना है हमें, इन ऑर्डर को फिर लेफ्ट और राइट में स्प्लिट कर देना है, और फिर उनकी साइड से हेल्प से दोबारा पोस्ट ऑर्डर पे, वही पोस्ट ऑर्डर को स्प्लिट करने के बाद ये लेफ्ट राइट रूट रिकर्सिवली यही करते रहना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। ये हमारे पास एक इन ऑर्डर है और पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है, और देख लेते हैं। हाँ, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट वाला ये है, ये मेरा रूट हो गया, ये रूट बन गया, ठीक है। इसको फिर मैंने इन ऑर्डर में देखा कहाँ है, यहाँ पर है, और इसके लेफ्ट में जितने होंगे और राइट में होंगे वो लेफ्ट और राइट सब ट्री में मेरे चले जाएंगे, रिकर्सिवली कॉल हो जाएंगे।
ठीक है। लेफ्ट का साइज 3 है और राइट का साइज भी 3 है, यानी लेफ्ट राइट दोनों में 3 आएगा। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट में ये 4 2 5, जिसके साथ चला गया 4 5 2, वही सेम साइज मैपिंग होगी। और 1 के राइट में था 6 3 7 इन ऑर्डर में, ये रहा। और ये वाला जो होगा, मैं सब 2 पार्ट में वही बट गया, ये भी सेम साइज के लेफ्ट राइट, जितना साइज ये होगा लेफ्ट का, वही लेफ्ट का साइज इसमें ही बटेगा। ठीक है, ओके, ये रहे। हाँ, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस अब रिकर्सिवली फिर उसी को कॉल करना है। लास्ट वाला पोस्ट का लो, उसको इन ऑर्डर में देखो, उसके लेफ्ट में जितना होगा राइट में जितना होगा वो लेफ्ट राइट में चला जाएगा, उसको ऐड करो। ठीक है, 2 है, 2 को मैंने इसे 1 से लेफ्ट में लगा दिया था क्योंकि लेफ्ट में आया था। उसके लेफ्ट राइट के लिए मैंने फिर से कॉल कर दिया 4 5, और ये 1 1 साइज के, इसको ही मैंने पार्टीशन कर दिया। तो 2 के लेफ्ट में आ गया 4 और 2 के राइट में आ गया 5। तो जैसे लेफ्ट का पार्ट पूरा हो गया 1 का, राइट में आके आते हैं, तो ये इतना पार्ट राइट में जाएगा, राइट सब ट्री में रिकर्जन के लिए। ठीक है, तो ये राइट मोस्ट पोस्ट ऑर्डर का देखेंगे, तो वो 3 है, 3 को इसमें फाइंड करेंगे, इसके लेफ्ट में राइट में जाएंगे, तो लेफ्ट में वही आ जाएगा 6 और राइट में आ जाएगा 7 और 3 इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यही है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो आते हैं अब बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी पर। इसी ये भी वैसे बाइनरी ट्री है, बट एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ इसकी, कि लेफ्ट सब ट्री जो होगा, यानी लेफ्ट सब ट्री के जितने भी नोड्स होंगे, डेटा होगा, वो सारे रूट से छोटे होंगे, और रूट यानी वही करंट एलिमेंट। ठीक है, और राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो करंट एलिमेंट जो होगा, जिसके लिए जिसके राइट में देख रहे हैं हम, उससे बड़े होंगे, वो सारे बड़े होंगे। ठीक है, और इसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। तो जैसे ये 40 है, तो इसके लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में इतने, ये सारे इससे छोटे होंगे, और ये राइट सब ट्री में ये सारे इस रूट से बड़े होंगे। इसको मानता हूँ, तो इसके लेफ्ट में जितने भी आएंगे सारे छोटे आएंगे, और 50 के जितने राइट में आएंगे सारे बड़े आएंगे। लेफ्ट चिल्ड्रन, लेफ्ट सब ट्री में जितने भी चिल्ड्रन होंगे सारे छोटे होंगे, और राइट सब ट्री में जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे बड़े होंगे किसी भी नोड के लिए। ठीक है, ओके, बस इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, बाकी सब ऑपरेशन सेम ही है। देखते हैं, सर्चिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इफ नोड इक्वल्स टू नल, अगर नल है या नोड का डेटा बराबर की है, तो रिटर्न कर दो नोड को। क्लियर है, या तो मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर आगे कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। इफ की इज लेस देन नोड का डेटा, यानी जिस वैल्यू को मैं खोज रहा हूँ अगर वो उससे छोटा है, छोटा है तो मतलब लेफ्ट सब ट्री में खोजना चाहिए, तो सर्च करो नोड के लेफ्ट में। अच्छा, बड़ा है तो फिर राइट में जाके सर्च करो, और जैसे मिलेगा उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, जैसे मैं 3 को फाइंड करता हूँ, 4 से मैंने कंपेयर किया, छोटा है, लेफ्ट में आ जाओ, तो इस लेफ्ट सब ट्री में आ गए। 2 से हमने चेक किया, कंपेयर बड़ा है, तो राइट में आ गए। अब 3 के से कंपेयर किया, हाँ इसके इक्वल है, तो 3 को रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न होते होते फिर यहाँ से 3 होगा, 3 की एड्रेस जो होगा वो नोड रिटर्न हो जाएगा। ओके, ये बेसिक सा सर्चिंग ऑपरेशन था। इंसर्शन ऑपरेशन भी ओके, तो इंसर्शन ऑपरेशन देखा हमने कि सारे राइट वाले सारे बड़े होंगे, लेफ्ट वाले सारे छोटे होंगे। ओके, तो अगर नोड बराबर नल है, जिस हमारा रूट है, रूट पास कर दिया। ठीक है, अगर वो नल है तो एक नया नोड बना के, यानी अभी रूट भी क्रिएट नहीं हो, उसी को रिटर्न कर दो, वो की वैल्यू दे देगा। ओके, अगर नोड के डेटा से अगर कम है, तो यानी लेफ्ट में जाके कहीं इंसर्ट करना है, कहीं इंसर्ट किया उसको रिटर्न करेंगे, और नोड के लेफ्ट में उसको वैल्यू रिटर्न करके नोड के लेफ्ट में उसकी वैल्यू सेट कर देंगे। बड़ा हुआ तो नोड के राइट में उसकी वैल्यू सेट कर देंगे, राइट में जाके इंसर्ट करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे, और फिर नोड के राइट में उसकी वैल्यू सेट कर देंगे, और लास्ट में नोड रिटर्न कर देंगे। ओके, तो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, 40 मुझे ऐड करना है, तो 100 से छोटा है, लेफ्ट में आएगा। 20 से कंपेयर किया, इससे बड़ा है, इसके राइट में आएगा। 30 से कंपेयर किया, इसके राइट में है, इससे बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। ठीक है, यहाँ 40 उसने क्रिएट किया। ठीक है, ये रहा 40 क्रिएट किया, और अपना एड्रेस से रिटर्न कर देगा। नोड के राइट में गया था ना, तो 30 के राइट में वैल्यू सेट हो जाएगी 40। ठीक है, इस तरह से इंसर्शन हो जाएगा। डिलीशन करना है, तो डिलीशन के कुछ केसेस बनते हैं। पहला केस है नोड हैज नो चाइल्ड, यानी वो लीफ नोड है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसको बस सिंपली डिलीट कर दो, लीफ नोड है।
बात यह है कि जब हम डिलीट करते हैं तो बीएसटी की जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है ना वो वायलेट हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर ये अलग अलग केसेस हम अप्लाई करते चेक करते हैं। अगर लास्ट में यानी लीफ नोड है तो कोई वायलेशन है ही नहीं, ठीक है। अगर उसके पास एक चाइल्ड है, ओके, एक चाइल्ड है तो एक केस बनेगा, और दूसरा केस है कि उसके पास दो चाइल्ड बने, ठीक है। ओके, तो डिलीशन के केसेस देखते हैं। डिलीट करो नोड को, अगर नोड बराबर नल है तो रिटर्न कर दो नल, डिलीट करने के लिए। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। अगर की जिसको डिलीट करना है वो भी करंट नोड से छोटा है तो यानी लेफ्ट में जाके डिलीट करना होगा। ओके, लेफ्ट में गए, रिकर्सिवली कॉल कर दिया, और बड़ा होगा तो राइट में जाके डिलीट कर देंगे। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यानी नोड मिल चुका है मुझे, यानी एल्स केस में तो ये आएंगे ना कि इसकी वैल्यू इक्वल हो गई। अब इक्वल हो गई है तो तीन केसेस वही बनेंगे, या तो उसके पास चाइल्ड ही नहीं है, या तो उसके पास एक चाइल्ड है, या फिर दो चाइल्ड है। ओके, अगर नोड के लेफ्ट की वैल्यू नल है, नोड के लेफ्ट की वैल्यू नल है तो दो केसेस बनेंगे, या तो नोड के राइट में कुछ होगा या नोड का राइट भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमने ये देखा था, ये हम करते हैं। इफ नोड हैज वन चाइल्ड, रिप्लेस नोड विद चाइल्ड। एक चाइल्ड है तो उसके नोड से उसको रिप्लेस कर दो। दो चाइल्ड है तो उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से हमें उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इन ऑर्डर सक्स पता ही है, और सक्सेसर यानी जो उसके बाद आएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। ओके, अगर नोड का लेफ्ट लेफ्ट अगर नल है तो यानी नोड के राइट से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब नोड का अगर राइट भी नल हुआ तो यानी दोनों नल हुए तो उसकी वैल्यू भी नल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और नोड के राइट में अगर कुछ वैल्यू हुई तो सीधी सी मतलब इसको इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दो या उसके राइट वाले से रिप्लेस कर दो, डेटा हो जाएगा। ओके, अगर नोड का लेफ्ट नल नहीं हुआ तो एक और चेक कर लो, क्या नोड का राइट नल है। अगर नोड का राइट नल हुआ तो यानी सिर्फ नोड का लेफ्ट ही उसकी वैल्यू है, तो एक ही चाइल्ड है तो उसके लिए वही था कि रिप्लेस नोड विद चाइल्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आ गए, यानी उसके पास ना तो नोड का लेफ्ट नल है ना ही नोड का राइट नल है, यानी उसके पास दोनों चिल्ड्रन है। ओके, तो नोड के राइट में गए हम और उसका सक्सेसर सक्सेसर ले आए, इन ऑर्डर सक्सेसर, इसमें मिनिमम वैल्यू जिसको नोड में मिलेगी, ठीक है। नोड के राइट में उसका इन ऑर्डर सक्सेसर यानी सबसे जो मिनिमम नोड मिलेगा, रिकर्सिवली इसको चेक करेंगे और रिटर्न कर देंगे। ओके, और नोड के डेटा की वैल्यू सेट करते हैं हम सक्सेसर का डेटा, ठीक है। और नोड के राइट में कर देंगे हम डिलीट कर दो, नोड के राइट में जाके, और उस सक्सेसर के डेटा को डिलीट कर दो। नहीं समझ में आ रहा है? यानी देखिए, जिस नोड को डिलीट करना था उसको उसकी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया उसके सक्सेसर से, जो उसके बाद आएगा उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। अच्छा, जो अब वो जो वैल्यू जिसको रिप्लेस की गई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने कॉपी कर दिया अभी इस वाले करंट नोड में, अब उस नोड को जाके अब हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से बाकी हम रिटर्न कर देंगे, ये डिलीट किया था। ठीक है, तो बीएसटी या ऑपरेशन मॉडिफाई अपडेट करना होगा, तो उसके लिए क्या है, हम बीएसटी को कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द नोड्स की आर्बिट्रली बिकॉज इट में वायलेट द बीएसटी ऑर्डरिंग। वही कि अगर हम मॉडिफाई डायरेक्टली उसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं, 70 से मुझे 80 करना है, मैंने तुरंत कर दिया, तो उसके रूल्स को हो सकता है वायलेट करेगा। तो उसका रूल यही है मॉडिफाई करने का, ओल्ड वैल्यू को फाइंड करके डिलीट करो और फिर नए वैल्यू इंसर्ट करो। वही है, पहले उसको सर्च कर लो, अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो एरर आ गया, अगर मिल गया तो डिलीट बीएसटी को फॉलो करो, उसको डिलीट कर दो, और फिर जो नया डेटा है जिसके लिए अपडेट करना था न्यू की के लिए, मुझे उस डेटा को मैंने इंसर्ट करा दिया और फिर बाद में रूट को रिटर्न करा दिया। तो इस तरह से हम बीएसटी का मॉडिफाई या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री is a binary tree in which null child pointers are replaced by special pointers called threads। यानी जो चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं उनको एक स्पेशल पॉइंटर्स जिनको हम थ्रेड्स कहते हैं वो यूज करते हैं उनके जगह पर। ओके, these threads point to the in order predecessor or in order successor of a node। ठीक है, तो ये लेफ्ट या राइट को ना पॉइंट करते हुए वो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करते हैं किसी पार्टिकुलर नोड के। ठीक है, पर्पस क्या होता है इनका? टू इनेबल ट्री ट्रेवर्सल विदाउट रिकर्जन और स्टैक। अब जैसे नॉर्मल अब तक हमने जो ट्री देखा है उसको अगर हम रिकर्जन करते हैं, यानी अब एक एक नोड को अगर हमें विजिट करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें रिकर्जन या फिर स्टैक यूज करना पड़ता है।
और स्टैक यानी स्पेस कंज्यूम होता है। लेकिन अगर हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री यूज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस देने की कोई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। इन अ नॉर्मल बाइनरी ट्री मैनी लेफ्ट राइट पॉइंटर्स आर नल। हाँ, ये हो ही सकता है, लेफ्ट राइट पॉइंटर ज्यादातर नल ही होते हैं। तो दीज नल पॉइंटर आर वेस्टेड मेमोरी, तो ये मेमोरी वेस्ट करते हैं। और ट्रेवर्सल रिक्वायर्स स्टैक या रिकर्सन, ये नॉर्मल बाइनरी ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, इसमें यही होता है। लेकिन थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज में यूज नल पॉइंटर्स एज थ्रेड्स, तो जहां नल पॉइंटर्स होते हैं उनको हम थ्रेड के रूप में यूज करते हैं। और इनेबल्स फास्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और हमारा जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और यूजेस लेस ऑक्सिलरी मेमोरी, तो यानी हमें स्टोरेज की मेमोरी की एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती थी वो कम बढ़ती है, ना के बराबर। ओके, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर लेफ्ट चाइल्ड नल है तो लेफ्ट पॉइंट करेगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को। अगर यानी ये इसका अगर लेफ्ट नल है तो इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ये हो जाएगा। ओके, और अगर राइट चाइल्ड नल है तो राइट पॉइंट करेगा इन ऑर्डर सक्सेसर को। तो अगर राइट नल है तो वो ऑर्डर करेगा, इसको करेगा इन ऑर्डर सक्सेसर को। लेफ्ट नल होगा तो प्रीडिसेसर, राइट होगा तो सक्सेसर। ओके, फ्लैग्स होते हैं ये एल थ्रेड आर थ्रेड, हम ये थ्रेड्स यूज करते हैं ताकि हम ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि वो चाइल्ड है या थ्रेड है। ओके, टाइप्स देखते हैं, टाइप्स बाइनरी ट्री, बाइनरी थ्रेडेड ट्री के। ओके, ट्रेवर्सल के बेसिस पे देखें तो तीन है। इन ऑर्डर, इसमें क्या होता है, थ्रेड पॉइंट करता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या सक्सेसर को। अच्छा, अगर वो प्री ऑर्डर के प्रीडिसेसर या सक्सेसर को पॉइंट करेगा तो प्री ऑर्डर थ्रेडेड हो गया। पोस्ट ऑर्डर के प्रीडिसेसर और सक्सेसर को पॉइंट करेगा तो वो पोस्ट ऑर्डर थ्रेडेड हो गया। जनरली हम इन ऑर्डर थ्रेडेड ही यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट वही है। नंबर ऑफ थ्रेड के बेसिस पे कि कितने थ्रेड हो सकते हैं उसके बेसिस पे, अगर लेफ्ट थ्रेड है यानी अगर लेफ्ट में नल है तो लेफ्ट नल जो होगा वो प्रीडिसेसर बन जाएगा। राइट थ्रेडेड में राइट अगर नल होगा तो वो सक्सेसर को पॉइंट करेगा। और फुल यानी डबल थ्रेडेड में कि अगर कोई भी नल हुआ तो लेफ्ट वाला नल हुआ तो प्रीडिसेसर को, राइट वाला नल हुआ तो सक्सेसर को, यानी दोनों करेगा वो। ठीक है, दोनों को थ्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इसके। वही, कोई रिकर्जन नहीं चाहिए, स्टैक नहीं चाहिए, फास्टर ट्रेवर्सल होता है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आइडियल है ये। डिसएडवांटेजेस वही, इंसर्शन और डिलीशन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फ्लैग्स चाहिए, और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एल्गोरिथम वही, बिना रिकर्जन के हम इसको कैसे करेंगे। करंट ले लिया यानी लेफ्ट मोस्ट मोड ऑफ ट्री को, वहां तक हम रिकर्जन या किसी तरह से वहां एक लेफ्ट मोस्ट नोड पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, उस नोड पर पहुंचने के बाद जब तक करंट नल नहीं हो जाता उस करंट को विजिट करो। अगर करंट का राइट थ्रेड ट्रू है, ठीक है, राइट थ्रेड में राइट में आता है सक्सेसर, ओके, तो करंट को कर दो राइट में शिफ्ट कर दो। ठीक है, नहीं तो करंट की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट मोस्ट, यानी वो अपने करंट के राइट में जाके एकदम लेफ्ट में चला जाएगा, वो चीज है। अब लेफ्ट मोस्ट कैसे चलते हैं, उसका एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। किसी नोड के लेफ्ट में जाना है तो वही कॉन्सेप्ट है, वाइल नोड नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक नल ना हो, और नोड का एल थ्रेड इक्वल्स टू फॉल्स ना हो। यानी अगर वो एल थ्रेड यानी भाई एल थ्रेड ट्रू तो तभी होगा ना कि जब लेफ्ट तो नल था, डेटा नहीं था, और वो पॉइंट कर रहा है अपने वो पॉइंट कर रहा है अपने चाइल्ड को ना पॉइंट करते हुए, वो अब अपने प्रीडिसेसर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में ये दो अगर ट्रू हो जाते हैं तो नोड की वैल्यू नोड के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे हम नोड। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था थ्रेडेड बाइनरी ट्री का। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम डेप्थ और हाइट का। डेप्थ होता है रूट से किसी नोड तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वो कितने एजेस आ रहे हैं, ये हर नोड के लिए अलग अलग होता है। हाइट होता है एकदम डीपेस्ट जो लीफ है वहां से लेकर जो रूट है उस तक कितने एजेस आ रहे हैं, वो होता है हमारा हाइट ऑफ ट्री। अब इसी के बेसिस पे हमें एक आता है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन, जहां है ई इक्वल्स टू आई प्लस टू एन। ये इंटरनल एक्सटर्नल नोड पे कुछ बेस है, देखते हैं। ये मैं प्रूफ करना ई इक्वल्स टू आई प्लस टू एन, ये फुल बाइनरी ट्री के लिए वैलिड है। ओके, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, यानी हर इंटरनल नोड के एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होंगे, या तो दो होंगे या तो होंगे ही नहीं। ठीक है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, आई है इंटरनल पाथ लेंथ। इंटरनल पाथ लेंथ होता है कि जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है, उन सभी के
डेप्थ निकाल लो और उन सभी के डेप्थ को ऐड कर दो। ठीक है, तो जो टोटल डेप्थ का हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनल पाथ लेंथ। एक्सटर्नल पाथ लेंथ होता है जितने भी एक्सटर्नल नोड्स होंगे या नल चिल्ड्रन होंगे उन सभी के डेप्थ को काउंट करो। ठीक है, डेप्थ फाइंड कर लो और उनको सम कर लो, तो टोटल जो आएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल पाथ लेंथ। ठीक है, एक फुल बाइनरी ट्री में ईच इंटरनल नोड हैज 2 चिल्ड्रन, तो टोटल चिल्ड्रन पॉइंटर्स हो जाएंगे 2n। ठीक है, these pointers either point to another internal node और an external node। तो अगर ये पॉइंटर्स जो हैं या तो किसी इंटरनल को पॉइंट करेंगे या फिर एक्सटर्नल नोड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, या नल को, वही चीज। नंबर ऑफ एजेस बिटवीन इंटरनल नोड्स इक्वल्स टू n माइनस वन, तो नंबर ऑफ एजेस जो हो जाएंगे वो हो जाएगा n माइनस वन, जो कि लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एक एक्सटर्नल नोड्स। ठीक है, so external nodes equals to 2 into n minus 1 equals to n plus 1। 2 into n total nodes हो गए, internal nodes हो गए n minus 1, इन दोनों का जो डिफरेंस आया यानी n plus 1, तो इतने हमारे हो जाएंगे एक्सटर्नल नोड्स। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम बेस केस ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 0, जो इंटरनल नोड्स यानी कोई इंटरनल नोड नहीं है, तो i वही इंटरनल नोड की जो पाथ लेंथ होगा वो भी 0 होगा, एक्सटर्नल भी 0 होगा और n तो 0 है ही, तो e इक्वल्स टू आई प्लस टू एन। हाँ, ये फॉर्मूला जो है, ये प्रूफ जो है ये वैलिड है। ठीक है, n इक्वल्स टू वन इंटरनल नोड के लिए अगर मैं चेक करता हूँ, a tree with one internal node यानी the root has I equals to 0, यानी रूट पर है, तो अगर रूट की जो डेप्थ है यानी वही रूट से इस रूट तक पहुंचने के लिए कुछ है, क्या डेप्थ होगी, 0 होगी, तो इसके लिए जो डेप्थ आई आएगा यानी टोटल पाथ लेंथ आएगा इंटरनल का, इंटरनल नोड्स की जो डेप्थ होगी वो 0 होगी। ठीक है, इट हैज टू एक्सटर्नल नोड्स या लीव्स कह सकते हैं एट डेप्थ 1, तो ये इसके बाद दो एक्सटर्नल लीव्स हैं। ओके, जो डेप्थ 1 पर है, सो ई इक्वल्स टू 2, इस वजह से ई हो जाएगा 2। फॉर्मूला चेक करते हैं, ई इक्वल्स टू आई प्लस टू एन के लिए एन की वैल्यू 1 रखी, 2 इंटू वन और आई है 0, तो ई इक्वल्स टू 2, ये भी वैलिड है। ठीक है, यहाँ भी पास हो गया। अब हम इंडक्टिव स्टेप में चलते हैं। अज्यूम द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एनी फुल बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड्स, किसी भी एन इंटरनल नोड्स की अगर फुल बाइनरी ट्री है तो ये फॉर्मूला जो होगा ये वैलिड होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने, एक अजम्पशन ले लिया है, ऐड वन इंटरनल नोड, एक इंटरनल नोड ऐड करके देखते हैं। नाउ कन्वर्ट वन एक्सटर्नल नोड एट डेप्थ d इनटू एन इंटरनल नोड। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, एक जो एक्सटर्नल नोड था उसके नीचे अगर कोई नोड आ गया तो वो तो बन गया ना इंटरनल नोड। ठीक है, उससे बनने से क्या चेंजेस आए हैं, इंटरनल नोड्स जो पहले n थे वो अब n प्लस वन हो गए, क्योंकि किसी को एक चाइल्ड मिल गया। ठीक है, तो वो लीफ नहीं रहा वो। इंटरनल पाथ लेंथ था वो d से बढ़ गया क्योंकि d डेप्थ पर हमने ऐड किया है। ओके, और एक्सटर्नल पाथ लेंथ पर हमने क्या किया, रिमूव वन एक्सटर्नल नोड एट डेप्थ डी, तो यानी डी पे हमारा जो एक्सटर्नल था वो तो मेरे से चला गया, लेकिन हम मुझे मिला है टू एक्सटर्नल नोड्स मिले हैं डेप्थ डी प्लस वन, जिसकी वजह से मुझे 2d+1 इतना डेप्थ मेरा और ऐड हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल एक्सटर्नल पाथ लेंथ होगा वो हो जाएगा e माइनस डी प्लस 2d+1, तो ये बन जाएगा e प्लस डी प्लस टू, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और इंटरनल पाथ लेंथ का फाइनल ये हुआ था और एक्सटर्नल का ये हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा अजम्पशन ये था। ओके, सब्स्टिट्यूट इनटू ई डैश का फॉर्मूला ये रहा, ई डैश इक्वल्स टू ई प्लस डी प्लस टू, और आई की वैल्यू ये रही। ठीक है, जो हमारे फॉर्मूलेस थे उसमें हमने पुट कर दिया सबको। ठीक है, ओके, ग्रुप कर लिया टर्म्स को। ठीक है, अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें मिल गया ई डैश इक्वल्स टू आई प्लस डी प्लस टू एन प्लस वन। ओके, बट हमें क्या है पता है, आई डैश इक्वल्स टू आई प्लस डी और एन डैश इक्वल्स टू एन प्लस वन, ये सारे हमें पता है, ये एन प्लस वन जो होगा ये एन डैश हो जाएगा। ओके, और ये चीज यहाँ पर सारे फॉर्मूले वैल्यू जो हमने ली थी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो इससे हमें मिल गया ई डैश इक्वल्स टू आई डैश प्लस टू एन। दस, ये फॉर्मूला जो है ये होल्ड करता है एन प्लस वन के लिए भी। ओके, कंक्लूड करते हैं इसको। सिंस द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर द बेस केस एंड ट्रू फॉर n plus 1 assuming it is true for n by mathematical induction e equals to I plus 2n, तो वही मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए अगर n के लिए ट्रू है, n plus 1 के लिए ट्रू है, तो यानी वो सभी के लिए ट्रू है। ओके, इज ट्रू फॉर फुल बाइनरी ट्री, तो जितने भी फुल बाइनरी ट्री है उन सभी के लिए ये ट्रू है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं।
इसका एक अल्ट्रा शॉर्ट अगर हम वर्जन देख लें कि टाइम कम है एग्जाम में, तो हम कैसे लिख के आ सकते हैं ये कि फुल बाइनरी ट्री जैसे इंटरनल नोड्स है, एज्यूम कर लिया ये कुछ फॉर्मूला होल्ड करता है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल नोड है डी पर, डेप्थ डी पर, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरनल नोड पर, तो इंटरनल नोड बन जाएगा n+1, इंटरनल नोड की जो पाथ लेंथ हो जाएगी वो डी इंक्रीज हो जाएगी, और एक्सटर्नल पाथ लेंथ बन जाएगा, ये बन जाएगा, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके बाय इंडक्शन के थ्रू हमें मिल गया इक्वल्स टू i+2n। अगर आपको लगता है कि बस टाइम कम है एग्जाम में, तो आप इस तरह से जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हफमैन कोडिंग पर। ओके, हफमैन कोडिंग एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है, ठीक है, कि जहां अगर हमें डेटा कंप्रेस करना है बिना किसी लॉस के, तो हम इसको यूज करते हैं। नॉर्मल हम जैसे 64 बिट या वैसे इनकोडिंग होती है, ये इससे कुछ मामलों में बेटर है, क्योंकि हो सकता है अगर हमें कुछ डेटा सेव करना हो, कंप्रेस करना हो, कि जहां पर ए है वो 10 बार रिपीट होता है और बी है वो एक बार लिखा जाता है, ठीक है, तो ए के लिए भी 64 आएगा, बी के लिए भी 64 आएगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं, तो ये क्या फॉलो करता है, ये जो कैरेक्टर्स हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हम शॉर्ट कोड देंगे, यानी कम स्पेस लेंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे, और कैरेक्टर्स जो होंगे वो लो फ्रीक्वेंसी के होंगे, जो कम आ रहे हैं, उनको थोड़ा हम लॉन्ग कोड दे सकते हैं, क्योंकि कम ही बार रेयरली आएगा वो। ओके, कोड्स को जो होते हैं वो प्रीफिक्स फ्री को फॉलो करते हैं, यानी प्रीफिक्स फ्री होते हैं, कि कोई भी कोड है, ए का कोड है, ये कोई भी एक कोड है, वो किसी और कोड का प्रीफिक्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर ए का कोड है 0 और बी का कोड जो होगा वो उसके 0 स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, वो 1 या कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, एक कैरेक्टर का कोड दूसरे कोड के कैरेक्टर में प्रीफिक्स नहीं हो सकता, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि वो कौन सा कोड है। ओके, कंप्रेशन हेल्प हैपेंस बाय बिल्डिंग हफमैन ट्री, और इस कंप्रेशन को करने के लिए हम एक हफमैन ट्री को बनाते हैं, एक स्पेशल बाइनरी ट्री है, उसको देखते हैं। ओके, हफमैन ट्री मैनुअली में बिल्ड करना है तो ऑलवेज सेलेक्ट द टू नोड्स विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बात के लिए दो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी जिनकी, उनको सेलेक्ट कर लो, कंबाइन देम इनटू अ न्यू नोड, ठीक है, अब न्यू नोड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा, उनके लेफ्ट एज 0, ये लेफ्ट एज में 0 अलाइन कर दो, रिपीट करते रहो अंटिल वन, ओनली वन रूट जो होता है एक ही नोड में एग्जिस्ट करे, ठीक है, सारे जितने भी हैं उन सबको असेंबल करके इस तरह से एडजस्ट करके एक ट्री बना दो कि और कुछ ना बचे, सभी नोड्स जो है वो यूज हो जाए। ओके, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम मिन हीप यूज होते हैं। मिन हीप एक तरह का स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, जो इंश्योर करता है कि स्मॉलेस्ट नोड्स होते हैं वो आर ऑलवेज चूजन फर्स्ट, उन्हें हम सबसे पहले यूज करें, ठीक है। न्यू नोड्स ऑलवेज बिकम इंटरनल नोड्स, बिल्कुल सही बात है, जो नया नोड बनेगा वो एक इंटरनल नोड बन जाएगा, और उसके दो चिल्ड्रन होंगे जिनको वो ऐड करके वो बना हुआ है। ओके, और फाइनल ट्री इंश्योर्स ऑप्टिमल प्रीफिक्स फ्री कोड हो, ठीक है, प्रीफिक्स फ्री हो वो, ठीक है, देखते हैं। ओके, जैसे ये है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैरेक्टर है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, ए है, ए के लिए 5, ठीक है, बी के लिए 9, इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल गया एक नोड मिल गया, मैंने 14 बना दिया, ठीक है। अब मिनिमम कौन कौन से हैं, ये दो खत्म हो गए, ठीक है, 12 और 13 सबसे मिनिमम है, इन दोनों को बना के मैंने एक 25 वाला बना लिया, ठीक है, 12 13 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये जो 14 वाला एक नया नोड बन रहा है, ये यूज नहीं हुआ है, और ये 16 वाला, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक और बना लिया, जो बन गया मेरा 30 के लिए, 30 नोड बन गया, ठीक है। अब मिनिमम क्या बचे हैं, ये सारे खत्म हो गए, 25 और 20 और 30, ये जो दो नोड्स हैं अभी ये यूज नहीं हुए किसी और ट्री में, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को हमने असाइन कर लिया, इन दोनों को यूज करके बना लिया, एक नया नोड बन गया 55। ओके, अब जो मिनिमम है वो 45, ये वाला, ये 45 नीचे एफ पर रह गया, 45 और 55 इन दोनों को असाइन करके यूज कर लिया, इनको हमने एक ट्री बना लिया, जो बन गया हमें 100 मिल गया है, ठीक है। तो हफमैन कोड देने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला ये देखना है कि लेफ्ट एज इक्वल टू 0, राइट एज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही करते करते हमने सभी एजेस को 0 और 1 दे दिया है, ठीक है, सभी को 0 1 दे दिया है जितने भी एज है। ओके, जब सबको हमने 0 दे दिया है, ओके, तो अब हमें आना है रूट से उस करस्पॉन्डिंग नोड के लिए जिसका हमें कोड चाहिए, जैसे हम नोड से आते हैं एफ तक, तो रास्ते में क्या मिला, सिर्फ 0 मिला, इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। हाँ, अब मैं अगर इसी रूट से आता हूँ, इधर से आते 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 मैं आता हूँ ई तक, तो मुझे मिला 1, फिर 0, और फिर मिला मुझे 0, तो ई की वैल्यू हो गई 0, ये ई की वैल्यू हो गई 0। ओके, ऐसे ही 1 0 1 0 1 0 1 0 मिला मुझे ए के लिए, बिल्कुल वही कोड है। ओके,
इधर आता हूँ 1 1 1, सी के लिए मुझे मिल गया 1 1 1, बिल्कुल वही कोड है। हमें बस ये देखना है, पहले ट्री बना लेनी है, मिनिमम नोड को सिलेक्ट करते हुए। ट्री बन गया है तो लेफ्ट एजेस को 0 दे दो, राइट एज को 1 दे दो, और फिर टॉप से आते रहो उस करंट नोड तक, और उसका जो कोड मिलेगा रास्ते में, जो जो वैल्यूज मिलेंगी वही उसका कोड हो जाएगा। कोड को अगर हम देखें तो एफ जो है सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है 45 टाइम, तो उसका कोड सबसे छोटा है, ठीक है। और ए जो है वो सबसे कम टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसका कोड बड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरह का हफमैन कोडिंग का, कि जिससे हमने कि कोई कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके बेसिस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने उसको कोड किया है, ताकि उसकी स्पेस को हम ऑप्टिमाइज कर सकें स्टोर करने के लिए, ठीक है। कि अगर जैसे कम को रिपीटेशन होगा जिसका, वो कोड ज्यादा बड़ा आएगा, और जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है यानी ज्यादा टाइम से लिखना है, नोट करना है, तो उसको हम कम स्पेस में कम कैरेक्टर में ही उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आता है जिसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, और या फिर कोड लेंथ से हमें पूछा रहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस का जो क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं और देखते हैं। तो जो नंबर्स हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है क्वेश्चन, ओके। तो हमने इनको सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। वही सा जो सबसे मिनिमम होगा उनको पहले सिलेक्ट करो, ठीक है, ओके। तो वही ए और बी को कंबाइन करके एक नया नोड बना लिया ये। फिर मिनिमम होगा कौन सा होगा, सी बन रहा है 12 का, और ये दोनों सी और ये दोनों मिलके बन के 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 मिनिमम, अभी 22 और 23, अब ये दोनों डी और ई जो होंगे ये दो सबसे मिनिमम हो गए नोड, ओके। कहने का मतलब ये जो मेरे जो न्यू नोड एग्जिस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ कैरेक्टर दिए होंगे, उन सभी के करस्पॉन्डिंग एक नोड बनेगा, ठीक है। और जब इन दोनों को कंबाइन हम कर देंगे तो एक नोड हमें और मिलेगा, उस नोड को, और जो बचे हुए नोड है हमें उन्हीं को यूज करते रहना है, ठीक है। ए को हमें दो बार यूज नहीं करना है, ए और बी को हम मिला के हमने एक नया नोड बना लिया 0.16 जिसकी वैल्यू होगी, तो ए और बी यूज हो चुके हैं, खत्म हो गए वो, ठीक है। हाँ, अब डी और ई को हमने बना लिया तो ये मिल गया हमें 0.45 का, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ है 0.28, ये वाला बचा हुआ है, और 0.27 यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसको हमने यूज करके बना लिया 0.55, और इन दोनों को कंबाइन करके मिल गया हमें 1। यही देखते देखो, ए और बी सबसे छोटे थे, मैंने सबसे कम थे, इनको कंबाइन कर लिया, ठीक है। ये दोनों खत्म हो गए, ओके। इनसे हमें एक नया नोड मिल गया 0, ठीक है। अब 0.12 और ये 0.16, इन दोनों से मिलके हमें ये बन गया, ओके। ये भी सी वाला भी खत्म, यूज हो गया। अब डी और ई और रह गए हैं, तो सबसे छोटा या तो इसको लें या ये दोनों, तो ये दोनों सबसे छोटे हैं, तो इन दोनों को मिलके हमने बना लिया, ये ट्री बना लिया, ठीक है, ओके। ये यूज हो गए, ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे पास क्या बचा है, 0.28 बचा है, 0.45 बचा हुआ है, और 0.27 बचा हुआ है। तो 27 और 28 इन दोनों को ऐड करके कंबाइन करके एक नया नोड बन गया। अब ये दो बचे हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ये बन गया, ठीक है। कोड वही असाइन करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, लेफ्ट में 0 और राइट में 1, तो वही 0 0 इस तरह से। डी के लिए कितना हो जाएगा, 0 0, और ई के लिए हो जाएगा 0 1, ठीक है। यही देख लेते हैं, तो डी के लिए 0 0 और ई के लिए 0 1। तो वही देखो, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनका कोड का जो होगा वो कम लेटर्स का है, और जिनका कम है, इसलिए जो वो इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उनको हमने बड़ा कोड दिया हुआ है, बड़ा हाफमैन कोड दिया हुआ है, ताकि वो ज्यादा स्पेशल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम देख फिर रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर वो किसी और में प्रीफिक्स है, 1 0 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, किसी और में 1 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 0 1 स्टार्ट हो रहा है, किसी में 0 1 स्टार्ट में है, नहीं है। 1 1 0 किसी में स्टार्ट हो रहा है, नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है, ओके। बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक और होता है एवरेज कोड लेंथ, अगर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कोड लेंथ का, ये एवरेज कोड लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। एल इक्वल्स सिग्मा पी आई इंटू एल आई, ओके। तो हर कैरेक्टर के लिए हम कंप्यूट करेंगे भाई उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, और उनका लेंथ कितना है, ओके। तो ये दो 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 लेंथ के हैं, ये सब तीन तीन ये, ठीक है। ये एक 3 लेंथ का है, और बाकी ये 4 4 लेंथ के हैं, ओके। वही क्या है, दो दो लेंथ के, एक 3 लेंथ के और एक 4 लेंथ के, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद सम कर लिया, तो हमें मिल गया वही एवरेज बिट्स पर सिंबल है, ठीक है। ये हमें एवरेज कोड लेंथ मिल गया, ठीक है। बस इस क्वेश्चन बस इतना सा ही था, ओके। अब आती है हमारी एवीएल ट्री। ये एक लौती ट्री है जो खुद को बैलेंस करती है, अब तक हमने जितनी भी पढ़ी है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, avial tree is a self-balancing binary search tree, okay. After every insertion or deletion, balance is checked, okay. Each node stores height and balance factor. Wait,
देख लेते हैं कंपेरिजन जरूरत क्या है इसकी। अब तक जैसे हमने नॉर्मल ट्री देखे थे, कुछ स्क्यू ट्री देखी थी कि अगर एक नोड यहाँ है, फिर एक और नोड यहाँ है, ठीक है, एक और नोड अगर यहाँ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा इस वाले नोड को, ठीक है, तो ठीक है, एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये और एक यहाँ है, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा रूट है, इससे मुझे इस वाले नोड को एक्सेस करना है। तो एक ट्रेवर्सल, फिर दो, फिर तीन, मुझे 3 बार ट्रेवल करना पड़ा। ओके। लेकिन अगर ये ऐसा ही कुछ होता कि एक यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, कुछ यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर है कुछ, और चलो ये और ये एक चीज, ये यहाँ पर एक रोड नोड यहाँ पर है। कोई क्लियर? ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ अगर इस तरह से अगर ये स्ट्रक्चर रहता तो एक दो ही में हम पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा ना हो कि ये ट्री जो है ऐसा बनते बनते अगर किसी तरह से हो कि वो एक ही डायरेक्शन में ऐसा हो कि ट्रेवर्सल टाइम में ज्यादा लगे। अब रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं तो रिकर्जन स्टैक भी लगेगा, यानी मेमोरी भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एवीएल ट्री, जो खुद को बैलेंस कर लेता है कि अगर वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जिससे वो कम स्पेस ले, ठीक है, यानी वो ही कम टाइम लगे किसी नोड को एक्सेस करने के लिए। हाइट जो होगी पूरी ट्री की, उसको वो बैलेंस करके चलता है, मिनिमम जितना हो सके वो मेंटेन करके चलता है। ओके, तो इसीलिए हर नोड जो होता है, हमारी ट्री का हर नोड जो होगा वो अपनी हाइट मेंटेन करेगा, ठीक है, और एक बैलेंस फैक्टर मेंटेन करता है। बैलेंस फैक्टर क्या होता है? वही उसके लेफ्ट चाइल्ड की हाइट कितनी है और राइट चाइल्ड की हाइट कितनी है, ठीक है। जो अलाउड वैल्यूज हैं बैलेंस फैक्टर की, वो -1 होनी, 0 या +1, यही 3 वैल्यूज हो सकती है। अगर इनमें से कोई है तो ठीक है, ट्री जो हमारा वो बैलेंस है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुआ, अगर इसके अलावा कुछ और वैल्यू हो गई, -2 +2 हो गया, तो यानी कुछ हमें रोटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, इधर से उधर कुछ शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। ओके, रोटेशन का क्या हो सकते हैं? LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन, RL रोटेशन, ये नाम इनके क्या होते हैं, फिर इनको देखते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ठीक है, तो हम केसेस देखते हैं। पहला केस है लेफ्ट लेफ्ट केस इम्बैलेंस होने का, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट केस में जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज देख लेते हैं, बैलेंस फैक्टर देख लेते हैं। बी लेफ्ट लेफ्ट केस में बी इसके लेफ्ट और राइट में दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा। डी में एक एक्स्ट्रा है, और ई में अगर इसको ये सब ट्रीज मान लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू बैलेंस फैक्टर उसको मान लिया 0 है, ठीक है, वो पूरी तरह बैलेंस है। तो बी में ज्यादा है, +1 है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो बी माइनस ई हो जाएगा, +1 मुझे बैलेंस फैक्टर मिल जाएगा दोनों की हाइट का। ओके, ठीक है, एफ के करस्पॉन्डिंग में चेक करता हूँ। तो इसकी लेफ्ट ट्री की जो हाइट होगी ये 2 हो गया, अगर 2 है तो, और इसका होगा, अगर इसको मैं एम्प्टी मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस फैक्टर जो है ये +2 नहीं हो सकता, +2 हुआ तो मैं कुछ स्विच करने की जरूरत पड़ेगी, यानी लेफ्ट लेफ्ट केस हो रहा है, ठीक है। तो वही ये लेफ्ट लेफ्ट केस में हमें जो ये मिडल वाला जो होगा, ये y जो होगा, इसमें इस XYZ इस फॉर्म में जब होगा, तो हमें y की करस्पॉन्डिंग लेफ्ट लेफ्ट केस में राइट रोटेट कर देना है। राइट रोटेट करेंगे तो y का जो पेरेंट होगा, ठीक है, y का जो पेरेंट होगा उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, और y का जो राइट चाइल्ड था, यानी T3, ये सब ट्रीज हो सकती हैं, और y का जो राइट चाइल्ड पहले था वो z का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो ये था लेफ्ट लेफ्ट केस, ठीक है, जिसमें हम राइट की तरफ रोटेशन कर देते हैं, राइट रोटेशन कर देते हैं, ठीक है। ये z के करस्पॉन्डिंग जो होगा तो z के चाइल्ड पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, लेफ्ट लेफ्ट केस देख लिया, ऐसे ही राइट राइट केस देख लेते हैं, ठीक है। हमें बी के लिए चेक करना है हमें, ठीक है। बी के लिए तो बी के हम उसके अपने बी के चाइल्ड तो दोनों का हाइट का डिफरेंस चेक करेंगे बैलेंस फैक्टर के लिए, ठीक है। डी के लिए बैलेंस फैक्टर के लिए देखते हैं, डिपेंड कर एफ पर, ठीक है। एफ का अगर मैं बैलेंस फैक्टर देख लेता हूँ तो ये दोनों साइड इक्वल इक्वल है, ठीक है, तो ये इसका 0 हो जाएगा। डी का देखता हूँ तो लेफ्ट में तो अगर बैलेंस है 0 मान लिया, राइट में एक्स्ट्रा 1 है, ठीक है, तो हाइट इसकी एक्स्ट्रा है। ओके, तो जब एफ की हाइट एक्स्ट्रा है, यानी लेफ्ट माइनस राइट करते हैं तो राइट के ज्यादा है तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, ऐसे ही इधर अगर ये इसका बी का अगर लेफ्ट चाइल्ड बैलेंस पूरी तरह से, ठीक है, और राइट चाइल्ड में उसके हाइट उसकी एक ज्यादा है, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग इसका अगर 0 है तो यहाँ से एक इस पर आ जाएगा और 2 इस पर आ गया तो इसका हो जाएगा 2। तो यानी लेफ्ट जो होगा वो 0 है, लेकिन राइट जो है वो 2 है। तो लेफ्ट माइनस राइट करते हैं तो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी -2।
तो इस केस में जब बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -2 आ जाती है तो हम राइट केस बनता है। उस केस में हम जिसके लिए बैलेंस फैक्टर की वैल्यू गड़बड़ हुई है, बी के लिए वैल्यू ना, उसके चाइल्ड पर हम रोटेशन लगाते हैं। ठीक है, राइट केस में ये रहा, बिल्कुल राइट केस है, ये रहा, सेम वही चीज है, इस तरह हुआ है। ओके, तो जेड की वैल्यू गड़बड़ हुई है तो उसके चाइल्ड पे ऑपरेशन लगाएंगे, राइट केस में लेफ्ट रोटेशन लगा देंगे। ठीक है, तो अभी जो वाई का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी हो जाएगा उसका पेरेंट, यानी अभी जो जेड जिसका पेरेंट है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से देखो, जेड पहले वाई का पेरेंट था लेकिन अब जेड जो है वो वाई का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। ओके, वाई का जो पुराना लेफ्ट चाइल्ड था यानी T2 वो जेड का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, राइट चाइल्ड बन जाएगा क्योंकि वो उसके राइट में था। ओके, तो इस तरह से ये T2 बन गया। T2 पहले भी वाई के लेफ्ट में था और जेड के राइट में था, और T2 अभी भी वाई के लेफ्ट में और जेड के राइट में है। ठीक है, तो इस तरह से राइट केस का हम बैलेंस कर देंगे। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं तो अगर इसका जीरो, इन सबको अगर 0 0 मान लेते हैं हम, ठीक है, इनकी हाइट 0 0 है, तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। जेड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, एक्स की भी 0 होगी और वाई की भी 0 हो जाएगी। नहीं, सबके जो हाइट होगी, जेड और एक्स की हाइट सेम होगी, इनकी हाइट सेम होगी, और ये तो है ही। ओके, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारी हमने जो बैलेंस फैक्टर हमने डिसाइड किया है वो बैलेंस फैक्टर रेंज में आ जाएगा। ओके, ठीक है, और क्या है, एक है लेफ्ट राइट केस है। ठीक है, यानी लेफ्ट, ये रहा एफ है, उसके लेफ्ट में है और फिर उसके राइट में जाके कुछ है। ओके, ठीक है, तो डी के, तो डी को मान लिया 0 है, डी पूरी तरह बैलेंस है। ठीक है, बी के लेफ्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं है तो 0 है, और बी के राइट में इसका जो हाइट होगी डी की 1 हो जाएगी, तो लेफ्ट माइनस राइट, बी की हाइट होगी -1। ठीक है, ओके, और जब इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है, इसकी हाइट भी 1 ही होगी, इसकी डी की हाइट 1 है तो बी की हाइट हो जाएगी 2। ओके, और लेफ्ट माइनस राइट जब करेंगे तो इसका बैलेंस फैक्टर मिल जाएगा मुझे +2। ठीक है, यानी इसका खुद का बैलेंस फैक्टर तो +2 है, लेकिन जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका बैलेंस फैक्टर है -1। ओके, इसका तो बैलेंस फैक्टर रेंज में है, ये -1 चल जाएगा, लेकिन इसका गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह के जब केस बनते हैं तो ये होता है लेफ्ट राइट केस। इस वाले में भी था, ये डी तो बैलेंस था लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग रोटेट किया है, लेकिन यहाँ पर भी बी बैलेंस है, बीच वाला बैलेंस है, और हम इसी के करस्पॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट केस बनता है। ये रहा लेफ्ट राइट केस है, इम्बैलेंस हुआ है, इस तरह से कुछ था, ये रहा जेड के वाई, वाई के करस्पॉन्डिंग एक्स। ठीक है, लेफ्ट राइट केस बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट और फिर राइट केस बन रहा है, तो पहले लेफ्ट रोटेट कर दो इसी को, वाई के करस्पॉन्डिंग राइट रोटेट, लेफ्ट रोटेशन हम कर देंगे। ओके, हाँ, तो y के करस्पॉन्डिंग जब हमने लेफ्ट रोटेट कर दिया यही, तो x का लेफ्ट उसके चाइल्ड की वैल्यू सेट होती है। हाँ, तो y के चाइल्ड यानी x उसके लेफ्ट में का चाइल्ड बन जाएगा ये y खुद, ये रहा x का लेफ्ट चाइल्ड बन गया, ये y खुद बन गया, और इसका जो खुद का लेफ्ट चाइल्ड था वो उसके पास है, और x का जो पहले जो लेफ्ट चाइल्ड था वो अभी भी अब बन गया है, वो y का राइट चाइल्ड बन गया। ठीक है, T2 जो था पहले y के राइट में था और x के लेफ्ट में था। ठीक है, और अभी भी x के लेफ्ट में और y के राइट में, तो अभी ये लेफ्ट रोटेशन हुआ है। ठीक है, लेफ्ट राइट केस में दो तरह के रोटेशन होते हैं। अब देखो, अब इसकी वैल्यू इस तरह से हुई, फिर ये बिल्कुल ऐसे जैसा बन गया है। ठीक है, ये वाला केस बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट रोटेट करेंगे इस x के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस x के करस्पॉन्डिंग हम राइट रोटेशन करेंगे, तो जिससे हो जाएगा z जो होगा वो x का चाइल्ड बन जाएगा, और x का जो चाइल्ड अभी T3 वो z का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ये रहा, बिल्कुल वही केस है। ठीक है, लेफ्ट राइट केस। एक और आता है राइट लेफ्ट केस, यानी राइट के लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही करस्पॉन्डिंग बैलेंस फैक्टर निकाला, इसका बैलेंस फैक्टर 0 में हो गया। इसके लिए हो जाएगा हाइट माइनस लेफ्ट, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। ओके, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा +1। ओके, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, इसका करेंगे, इसकी लेफ्ट की हाइट 0 है, तो राइट का जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा, एफ के लिए क्या होगा, डी तक 1 और एफ तक 2। ठीक है, तो लेफ्ट माइनस राइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। ये इम्बैलेंस है, राइट लेफ्ट का केस बन रहा है। ठीक है, राइट लेफ्ट का केस बन रहा है, तो फिर इसको वही रोटेट करो। ठीक है, ओके, ये रहा राइट लेफ्ट का केस बनता है, बिल्कुल सही है, हमने नाम में ही आ रहा राइट लेफ्ट, तो पहले राइट रोटेट कर दो फिर लेफ्ट रोटेट कर दो। ठीक है, हाँ, अब ये था हमारा कि जेड वाई और एक्स। ठीक है,
हमें पहले राइट रोटेट करना है। ये वाला जो हमें दिख रहा है इसके करस्पॉन्डिंग हम राइट रोटेट कर देते हैं। तो x का जो चाइल्ड है वो ये बन जाएगा, x का राइट चाइल्ड, और t3 जो है वो y का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। अब अगर हम इसको, हमने राइट रोटेट कर दिया है, अब बिल्कुल ही ऐसा बन गया है। अब हम इसको लेफ्ट रोटेट कर देंगे। लेफ्ट रोटेट कर दें तो जेड के लिए करेंगे तो उसकी चाइल्ड की वैल्यू सेट होगी, ठीक है। तो एक्स का जो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा वो बन जाएगा जेड। ये रहा एक्स का लेफ्ट चाइल्ड बन गया जेड, पर एक्स के पास लेफ्ट चाइल्ड पहले से ही था जो था T2, ठीक है। और जेड का जो राइट चाइल्ड बन जाएगा वो बन जाएगा T2, तो वो पूरी तरह से बैलेंस हो गया। अब अगर इन सबका बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो वो जो हमने प्रॉपर्टी सेट की थी +1 -1 या 0, इसके अलावा किसी और की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसके अलावा बैलेंस फैक्टर कुछ और नहीं होगा, और अगर वो होता है तो फिर यही चीजें करना है हमें जिसका बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, ठीक है। जो बैलेंस नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग फिर यही चीज अप्लाई होगा, सेम ये रोटेशंस, ठीक है। तो यही केसेस से हमें ये बस ये फाइंड आउट करना है कि एल आर के एल केस कब होगा, एल आर केस कब होगा, आर एल या आर आर, जो भी ये 4 केसेस हमारे पास, ये कौन सा केस कब होगा, ठीक है। वो हम चेक कर लेते हैं बैलेंस फैक्टर निकाल के। हर नोड के करस्पॉन्डिंग हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। ये तो यहाँ वैल्यू क्लियर ही होगी कि किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा क्या वैल्यू होगी बैलेंस फैक्टर का, तब वो केस बनेगा। अब जो केस बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग रोटेशन हमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं इंसर्शन का, ठीक है। स्टेप 1 ये इंसर्ट लाइक अ नॉर्मल बीएसटी, कि जहाँ बीएसटी में वही लेफ्ट की वैल्यू छोटी होगी और राइट की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अगर नोड नल है तो एक नया नोड बना दो, वही चीज बेसिक है। की अगर नोड से वैल्यू से कम है तो इंसर्ट फंक्शन कॉल करो और नोड के लेफ्ट में, ठीक है, नोड के लेफ्ट में जाकर इंसर्ट कर दो, नोड के लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वही चीज सेट हो जाएगी। ऐसे ही सेम नोड के राइट के लिए होगा, जब वैल्यू बड़ी होगी या इक्वल होगी, इक्वल तो हो नहीं सकती। स्टेप 1 ये था। स्टेप 2 आता है अपडेट हाइट ऑफ दिस एंसेस्टर नोड, ठीक है। अब जितने भी एंसेस्टर नोड्स होंगे उन सभी की हाइट जो होगी वो बैलेंस करनी पड़ेगी, हमें अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नोड के लेफ्ट की जो हाइट होगी और नोड के राइट की जो हाइट होगी उसका मैक्सिमम करो और इसमें +1 कर दो, क्योंकि ये जो होगा उसकी हाइट एक ज्यादा ही होगी, ठीक है। स्टेप 3 यानी गेट बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला हमने देखा ही था, नोड के लेफ्ट का चाइल्ड और नोड के राइट जो होगा उनके दोनों की हाइट का डिफरेंस, वही लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। अब ये तीसरा स्टेप होगा कि बैलेंस फैक्टर निकाल लिया। अब चौथा आता है फिक्स द अनबैलेंस नोड। अनबैलेंस हमें तभी पता चलेगा, अब यही चीज है। एल केस में क्या होता है, जब बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ऑब्वियस है, ठीक है। एल केस में यार हमने देखा था, एल केस में बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, ओके। 1 से ज्यादा हो और की वैल्यू जो होगी वो नोड के लेफ्ट से डेटा से कम हो, ठीक है। और की यानी जिसको हमें इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू नोड के लेफ्ट के डेटा से कम है, यानी ये जो बी जो है ये इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ये जब इंसर्ट हुआ है यानी ये की ये बी है, और हम इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं इसके नोड के इस वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज हुई, इसके लेफ्ट से इसका डेटा जो है वो छोटा है, की जो है इसके नोड के लेफ्ट के चाइल्ड से भी छोटा है, ठीक है। तो वही केस है, अगर जिसको हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं वो अभी करस्पॉन्डिंग नोड का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हुआ है, उसके लेफ्ट चाइल्ड की से भी छोटा है वो, यानी उसके लेफ्ट के चाइल्ड के लेफ्ट में गया है, ठीक है। तो वही है, तो वहां आ जाएगा एल केस, और एल केस में हम करते हैं राइट रोटेशन, ओके। दूसरा केस देते हैं, अगर बैलेंस फैक्टर -1 से कम आता है, आर केस में ये रहा, आर केस में बैलेंस फैक्टर -1 से कम आएगा, ठीक है। और जो डेटा वो इंसर्ट हुआ, एफ जो इंसर्ट हुआ है वो नोड के राइट की वैल्यू, नोड का जो राइट होगा, राइट चाइल्ड होगा उससे ज्यादा होगा, तो बिल्कुल अगर की जो होगा वो नोड के राइट से अगर ज्यादा होगा तो वहां पर लेफ्ट रोटेट कर दो आर केस में, ठीक है। अब केस थर्ड आता है एल यानी लेफ्ट राइट, लेफ्ट के राइट में जाके इंसर्ट हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट के राइट में जाके इंसर्ट हुआ, ये रहा। बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, नोड के लेफ्ट में ठीक है। और की जो होगा वो नोड के लेफ्ट से ज्यादा होगा, भाई अगर नोड के लेफ्ट के राइट में जाके अगर जाता हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो नोड के लेफ्ट से जो चाइल्ड होगा उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो वह यहाँ पर ये डी इंसर्ट हुआ है, यानी वो नोड के लेफ्ट के राइट में गया है, उससे बड़ा है, नोड के लेफ्ट से बड़ा है जो हमारी की वैल्यू है, ठीक है। तो उस केस में बिल्कुल पहले लेफ्ट रोटेट कर दो,
नोड के लेफ्ट को, ठीक ये रहा नोड था, हमने इसके करस्पॉन्डिंग इसे रोटेट किया तो वही चीज है, इसकी बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हुआ है तो इसके लेफ्ट में जाके इसको कर दो लेफ्ट रोटेट, ठीक है, और फिर नोड के लेफ्ट की वैल्यू वही सेट कर दी, नोड के लेफ्ट वो पॉइंटर हमने सेट कर दिया और उसके बाद फिर हमने कर दिया राइट रोटेट और रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब करंट नोड को ही पहले इसके करस्पॉन्डिंग हमने लेफ्ट रोटेट कर दिया तो ऐसा बन गया, ओके। और अब करंट नोड के करस्पॉन्डिंग फिर हमने एक बार राइट रोटेशन कर दिया जिससे ये ऐसा बन गया, बैलेंस हो गया है, ठीक है, ओके। फोर्थ केस बनता है आरएल केस यानी राइट लेफ्ट केस। राइट लेफ्ट केस ये रहा, राइट लेफ्ट केस में हम क्या है, बैलेंस फैक्टर की वैल्यू जो होगी -1 से कम है, बिल्कुल सेम -2 है, और जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो राइट के लेफ्ट में जाके इंसर्ट हुआ है। राइट के लेफ्ट में जाके इंसर्ट वो तभी होगा जब नोड के राइट के डेटा से उसकी वैल्यू छोटी होगी, की छोटा होगा हमारा, तो वही चीज है -1 से कम हो और की जो होगी वो छोटा होगा नोड के राइट के डेटा से, तो उस केस में पहले हमें राइट रोटेट कर देना है, ठीक है, राइट में सब कुछ चेंज करना है तो वही नोड के राइट पॉइंटर हमने सेट कर दिया कि चेंज हो रहा है तो राइट रोटेट कर दिया है पहले, और फिर उसके बाद लेफ्ट रोटेट करके रिटर्न हो गया, और कुछ है कुछ और चेंज करना है तो ठीक है, बाद में फिर रिटर्न नोट कर दिया ताकि और कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा एक स्यूडो कोड था इंसर्शन के लिए, ठीक है। आइए एक देख लेते हैं इंसर्शन करते ही आखिर कैसे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ है, हाँ हमें इस तरह से हमारी ट्री है, सबके करस्पॉन्डिंग हमने बैलेंस फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। एक नया नोड है एन 9 है जिसको हमें इंसर्ट करना है, ये तो पता है कि 8 के राइट में आएगा क्योंकि ये देखिए पहले हमने 33 से कंपेयर किया, छोटा है तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। 13 पे आया, 13 से कंपेयर किया, इससे भी छोटा है लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। 11 से कंपेयर किया, इससे भी छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। 8 से कंपेयर किया, 8 से बड़ा है तो राइट में आ जाएगा, तो वही चीज पहले जो हमने करेक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली, तो ये रहा, ठीक है, ओके। पहला स्टेप था बीएसटी की तरह इंसर्ट कर दो, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, बिल्कुल हम देख लेते हैं यार, इंसर्ट कर दो, दूसरा स्टेप है हाइट अपडेट कर दो, ठीक है, और बैलेंस फैक्टर ले लो, ठीक है। दूसरा स्टेप ओके इंसर्ट कर दिया है, हाँ 9 के करस्पॉन्डिंग तो 0 ही आएगा, लेफ्ट राइट उसके 0 0 ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसका बैलेंस फैक्टर जो होगा वो 0 ही रहेगा, ठीक है। 8 के लिए लेफ्ट में कुछ नहीं है तो 0 हो गया, और राइट की हाइट कितनी है 1 है, ठीक है, तो 0 -1 -1, तो इसके लिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी -1, ठीक है। और इसकी हाइट जो होगी, इसकी तो भाई अगर कुछ नहीं मान रहे, ठीक है, तो 0 मान रहे हैं तो यहाँ तक 1 हाइट हो गई और यहाँ तक 2 हाइट हो गई, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वही नोड के लेफ्ट और नोड के राइट में अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी, इसके लिए फॉर्मूला है नोड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड हाइट, ठीक है, और फिर राइट चाइल्ड का, ओके। ऐसे करते करते ये रहा, इसकी वैल्यू इसकी 2 थी, 2 हाइट इसकी क्योंकि 2 नोड्स हैं इधर, ठीक है, इसके लेफ्ट में 2 नोड्स हैं तो 2 हाइट हो गई, और राइट में 0 है तो 2 -0, तो बन गया इसका बैलेंस फैक्टर बन गया 2, ठीक है। ऐसे करते करते हमने सभी का बैलेंस फैक्टर निकाल लिया है, ओके, हाँ बैलेंस फैक्टर सबका निकल गया है। अब गड़बड़ यहाँ हो रही है, गड़बड़ यहाँ पर हो रही है ना, इसकी वैल्यू गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखते हैं ये 2 और -1 अगर याद हो तो आपकी ये केस दिखेगा आपको, ये रहा ये वाला केस 2 -1 बिल्कुल यही केस बन रहा है, लेफ्ट राइट केस, ठीक है, हाँ। अगर हम लेफ्ट केस बन रहा है पहले लेफ्ट रोटेट कर दो, ठीक है, ये रहा, ये गड़बड़ हुआ पहले लेफ्ट रोटेट कर दिया, इस तरह से बन गया, ठीक है, क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट रोटेट कर दिया, उसके बाद फिर हमें राइट रोटेट भी करना होता है, ठीक है, राइट रोटेट करते हैं, इस बार राइट रोटेशन होगा 11 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये रहा इधर लिखा हुआ ये 11 और 9 ये जो है इनके करस्पॉन्डिंग राइट रोटेशन होगा, तो ये जो होगा ये इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है, तो ये 9 जो होगा वो ये इस तरह से हो गया, ओके अपडेट, ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से इन सभी के हाइट जो होगी वो इनका जो बैलेंस फैक्टर होगा उन सभी को अपडेट करना है, ओके, हाँ ठीक है। ऐसे करते करते हमें सबके बैलेंस फैक्टर को अपडेट करना है, ठीक है। ये था इंसर्शन के लिए। डिलीशन के लिए भी वही नो बीएसटी की तरह डिलीट करो और हाइट अपडेट करते जाओ, और अगर जरूरत है तो वही रोटेशन अप्लाई कर दो। डिलीट में जैसे बीएसटी में 3 केसेस थे, नोड कोई चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्टली डिलीट कर दिया, एक चाइल्ड है तो उससे रिप्लेस कर दिया, और दोनों चाइल्ड है तो इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दो और फिर लास्ट में जाके उसको डिलीट कर दो इन ऑर्डर सक्सेसर को, वही चीज है।
बीएसटी की तरह अगर डिलीट करना है, अगर डेटा जिसको डिलीट करना है वो छोटा है करंट से तो लेफ्ट में जाओ, बड़ा है तो राइट में जाके डिलीट करो। ठीक है, डिलीट हो गया है। वही यहाँ ये डिलीट के केसेस ही हैं वो। ठीक है, ये हमने बीएसटी में देखा ही था, सेम वही चीज है। ठीक है, यहाँ तक केसेस है, वन चाइल्ड है। ओके, यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब डिलीट कर दिया तो हाइट अपडेट कर दो। ठीक, हाइट अपडेट करने के लिए ये नोड के लेफ्ट में जो मैक्सिमम होगा और नोड के राइट में जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी उससे इसकी वैल्यू +1 कर दो, क्योंकि ये उनके भी ऊपर आएगा। ओके, बैलेंस फैक्टर ले लो, हाइट ऑफ लेफ्ट और हाइट ऑफ राइट। ठीक है, माइनस कर दो उसको। ठीक है, थर्ड ये था बैलेंस फैक्टर निकालने। और फोर्थ स्टेप वही है, फिक्स कर दो। तो वही चारों केसेस वही फिर से अप्लाई करने में। ठीक है, इस बार हमें ये करना है, जो बैलेंस की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हुआ, ओके, और बैलेंस फैक्टर जो होगा नोड के लेफ्ट में, अगर वो 1 या वो अगर 0 या उसके ज्यादा होता है। ठीक है, यानी हाँ, अगर हमारा जो बैलेंस फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी +2 होती है, तभी गड़बड़ होगा। ठीक है, और नोड का जो लेफ्ट है उसका बैलेंस फैक्टर वो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, हाँ, लेफ्ट लेफ्ट केस में इसका जो होगा एफ होगा, इसका बैलेंस फैक्टर 1 से 0, हाँ, इसका बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा होगा। और इसके नोड का लेफ्ट का जो चाइल्ड, नोड का लेफ्ट जो चाइल्ड होगा उसका बैलेंस फैक्टर 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट लेफ्ट केस, और उस केस में हम राइट रोटेट कर देंगे। ऐसा और किसी में तो पॉसिबल नहीं है कि करंट हो +1 से ज्यादा हो, लेफ्ट चाइल्ड हो 1 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो, नहीं है ना इसमें भी। इसमें है ज्यादा है, करंट जो है वो +1 1 से ज्यादा है, लेकिन जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 0 से ज्यादा नहीं है। तो वही चीज है, इन्हीं को बैलेंस जो फैक्टर की जो वैल्यूज है हम उन्हीं के बेसिस पर हम डिलीशन में यूज करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें कौन सा रोटेशन अप्लाई करना है। ओके, वही केसेस है। केस 1 में बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और जो नोड का लेफ्ट वाला जो चाइल्ड होगा उसका बैलेंस फैक्टर 0 से भी ज्यादा होगा। ठीक है, 0 होगा या उससे ज्यादा होगा। ओके, एलआर केस में पहले हम सिंपल लेफ्ट लेफ्ट केस देख लिया, हम राइट राइट केस देख लेते हैं। राइट राइट केस में वही 1 से ज्यादा था इसमें, तो -1 से कम हो जाएगा। ठीक है, नोड के लिए ग्रेटर देन इक्वल लेफ्ट वाले 0 से ज्यादा था। ठीक है, और या बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, नोड का राइट जो होगा वो 0 से कम होगा। ये है, हम देख रहे हैं आर आर केस, केस 3 हमारा आर आर। ठीक है, आर आर केस में दिया रहा, बिल्कुल आर आर केस देख लेते हैं। करंट का जो बैलेंस फैक्टर होगा वो -1 से भी कम होगा, और जो उसका राइट वाला चाइल्ड होगा वो 0 से भी कम होगा। ठीक है, ठीक है, तो आर आर केस हो गया। अब एक है एल आर केस में, भाई लेफ्ट राइट केस में क्या बनता है कि बैलेंस की जो वैल्यू होगी, हम यहाँ पर देख लेते हैं। एल आर केस में करंट नोड जो होगा उसका बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, और उसका जो चाइल्ड होगा उसका बैलेंस फैक्टर 0 से कम होगा। ठीक है, एल आर केस हो गया। खुद जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, और लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 0 से भी कम होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये रहा। खुद जो होगा उसका बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, और नोड जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 0 से भी कम होगा। ऐसे ही अगर हम आर एल केस में जाते हैं तो वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, डायग्राम में हमने देखा ही है, तो उसका खुद का बैलेंस फैक्टर -1 से भी कम है। ठीक है, और राइट वाला जो चाइल्ड है वो उसका बैलेंस फैक्टर 0 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में वही, फिर पहले राइट रोटेट करो, फिर लेफ्ट रोटेट करके रिटर्न कर दो, और बाद में नोड को रिटर्न कर दो कि सब कुछ फिक्स हो चुका है। ठीक है, ओके, एक डिलीट करके नोड चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हमें 13 डिलीट करना है, तो इन ऑर्डर सक्सेसर के अकॉर्डिंग इस तरह से अगर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घूमते घूमते आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 13 के बाद आ रहा है 21, बिल्कुल। तो यानी 13 से इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो 21 को। सक्सेसर हमें मिल गया, बिल्कुल सही, 21 मिल गया। सबका पूरा बैलेंस फैक्टर लिखा हुआ है उस पर। ठीक है, हाँ, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब हमें डिलीट करना है 21। 21 लेफ्ट वही था, रूट चाइल्ड, हाँ, लीफ चाइल्ड था 21, और इसके कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो बस 21 को डिलीट करता है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाद में फिर बैलेंस फैक्टर अपडेट कर दिया है। ओके, बैलेंस फैक्टर अपडेट करने के बाद हमें ये मिला है, इसकी वैल्यू हो गई 2, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट इसकी हाइट जो है ना, लेफ्ट चाइल्ड की हाइट यहाँ तक 2 है और राइट में 0 है। ठीक है, तो 2 - 0, तो इसकी हो गया बैलेंस फैक्टर 2। अब इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, खुद का बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा है, और लेफ्ट का वाला जो होगा वो 0 है। बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट के डायग्राम में दिख ही रहा है, पर हम प्रोग्राम में भी एक बार देख लेते हैं। एल एल केस में क्या बनता है, खुद का बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा है,
बिल्कुल खुद का बैलेंस फैक्टर 1 से ज़्यादा है और लेफ्ट वाला चाइल्ड 0 है, लेफ्ट वाला चाइल्ड 0 है या उससे ज़्यादा हो तो वही है, तो राइट रोटेट कर देना है। बिल्कुल सही है भैया, राइट रोटेट कर देते हैं। जब मैं राइट रोटेट कर रहा हूँ तो जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा ये पेरेंट, तो 9 के आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो पहले से जो अगर कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड है, पहले से अगर कोई राइट चाइल्ड है तो उसके पेरेंट का यानी 21 जो है उसके लेफ्ट में आ जाएगा 11, तो वही देखो 9 के राइट में आ गया, ये बन गया 21 और इसका जो पहले राइट में था 11 था वो इसके लेफ्ट में आ गया, तो 11 जो था वो पहले भी राइट लेफ्ट में था इसके, ठीक है, और अभी भी लेफ्ट में, और 11 9 के पहले भी राइट में था और अभी भी राइट में है, ठीक है। और फिर ये अपडेट करेंगे और सबके बैलेंस फैक्टर फिर हमें अपडेट कर देना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फिर 1, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि राइट में से 2 है, 2 हाइट है इसका, ठीक है। इसका 0 है, इसका -1 है और इसकी सभी की हाइट रुको 1 2 3 है और इसके 1 2, तो इसकी बैलेंस फैक्टर 1 ही रहेगा। तो इस तरह सभी के बैलेंस फैक्टर हमने अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर से जिसके लिए रॉन्ग हो रहा है केसेस के बेसिस पर हम रिकर्सिवली सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिकर्सिवली उसके लिए भी वही चीज अप्लाई हो जाएगा कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा रोटेशन अप्लाई करना है। ओके। हम्म सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी है ये भाई, एबीएल ट्री। इसमें सर्चिंग देख लेते हैं। सर्चिंग इन एबीएल ट्री इक्वल टू सर्चिंग इन नॉर्मल बीएसटी, भाई सेम ही है। बैलेंसिंग इज ऑलरेडी हैंडल्ड, नो कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है। अगर नोड नल है तो रिटर्न नल कर दो, अगर की मिल गया तो नोड रिटर्न कर दो। लेफ्ट में है, वैल्यू अगर छोटी है तो लेफ्ट में जाके सर्च करो, वैल्यू बड़ी है तो राइट में जाके सर्च करो, वही चीज है। अपडेट में क्या है, अगर हम नॉर्मली इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ये बहुत पॉसिबल है कि जो नई वैल्यू हो सकता है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड से छोटी हो सकती है, तो बीएसटी वायलेट हो गया, या हो सकता है राइट चाइल्ड से भी बड़ा हो सकता है, तो ऐसा केस में कोई वायलेशन हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो करंट नोड जिसको हमें चेंज करना है, ठीक है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीशन लॉजिक लगा देते हैं और फिर नई वैल्यू जो है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पुराना डेटा था वो चला गया और नया डेटा जो है वो अपने अकॉर्डिंग बैलेंस होके अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में रूट को रिटर्न कर दिया। तो ये सिंपल सा था इनके स्यूडो कोड्स। ओके, अब आते हैं हम बी ट्री में। बी ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, ठीक है। बी ट्री ऑफ ऑर्डर डी इज अ बैलेंस मल्टी वे सर्च ट्री। अभी मल्टी वे सर्च ट्री क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी ट्रीज देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर एक रूट है या नोड है तो नोड में हर जगह एक ही डेटा प्रेजेंट है ना, लेकिन मल्टी वे में ये पॉसिबल है कि एक नोड में मल्टीपल डेटा असाइन हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा, आगे देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो इट इज एन ए बी ट्री वेर ए इक्वल्स टू d/2 इसका अपर बाउंड और b इक्वल्स टू d, ठीक है। Each node contains between a-1 and b-1 keys or each node has between a and b children और all leaves exist in the same depth। सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसको इम्प्लीमेंट करने का यही है कि सारे जो लीव्स होते हैं वो सेम डेप्थ पे होते हैं। ओके, ऑर्डर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर ऑर्डर डी है तो मिनिमम चिल्ड्रन इतने हो जाएंगे, मैक्सिमम चिल्ड्रन इतने हो जाएंगे, मिनिमम कीज ये होगा और मैक्सिमम कीज ये होगा। लीव्स होते हैं सेम लेवल पे होते हैं, कीज होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में यूज होते हैं और चिल्ड्रन पॉइंटर्स जो होते हैं वो कीज के बिटवीन होते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, इसके जो केसेस है भाई अब तक जो हमने देखे थे, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट, सर्च, ये चार ऑपरेशन तो देखते आ रहे हैं। सर्च बिल्कुल लगभग वही है, ठीक है। इंसर्श अपडेट भी वही है कि पहले डिलीट करके नया इंसर्ट कर दो, ठीक है। इंसर्शन कैसे करते हैं ये देखते हैं पहले। ओवरफ्लो कंडीशन इसमें आता है इंसर्शन के केस में। पहले इंसर्ट करना है हमें ना, ठीक है। एक करेक्ट लीफ यानी किस वाले लीफ में हमें इंसर्ट करना वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। की को इंसर्ट कर दो। अगर ओवरफ्लो होता है यानी डेटा जितना उसमें हो सकता है उससे ज्यादा हो गया तो स्प्लिट कर दो उसको और कीप स्प्लिटिंग अंटिल ऑल नोड्स सेटिस्फाई लिमिट्स। तो जब तक सारे नोड्स की जो लिमिट्स है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो तब तक स्प्लिट करते रहो, ठीक है। ओवरफ्लो अकर्स व्हेन अ नोड गेट्स मोर देन d चिल्ड्रन।
तो अगर मैक्सिमम डी चिल्ड्रन उसको अलाउ है और वो डी से ज्यादा चिल्ड्रन हो जा रहे हैं उसके पास इंसर्ट इंसर्शन करने के बाद, ठीक है, हमने कोई नया डेटा इंसर्ट कर दिया है, पहले उसमें डी चिल्ड्रन थे, अब D+1 चिल्ड्रन हो गए, पर मैक्सिमम डी हो सकता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, ओके। ओवरफ्लो को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, नोड स्प्लिट करते हैं। द नोड इज स्प्लिट, कैसे स्प्लिट करते हैं, चूज मिडल की टू पुश अप, तो मिडल की जो उसको ऊपर भेज दो, क्रिएट 2 न्यू नोड्स विद D+1 का हाफ लोअर बाउंड और D+1 का वही कि जो मिडल है उसके लेफ्ट में जो है और जो राइट में है उनके करस्पॉन्डिंग 2 नोड्स बना दो, ये इतना एक नोड बन जाएगा और राइट के लिए एक नोड बन जाएगा। ठीक है, प्रमोट करो मिडल की टू पेरेंट, यानी मिडल की जो भी ऊपर गया ये पुश हुआ जो, उसको पेरेंट के पास भेज दो। अगर पेरेंट भी इनवैलिड बन जाता है तो रिकर्सिवली स्प्लिट करते रहो, पेरेंट में चला जाएगा, पेरेंट जो नोड होगा उसमें अगर इसके पास स्पेस होगा तो वहां पर वो इंसर्टेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वहां भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका पेरेंट स्प्लिट होके फिर उसका जो मिडल होगा वो आगे पुश करता रहेगा, रिकर्सिवली यही होता रहेगा। ठीक है, दिस में कंटिन्यू अप टू रूट, ये रूट तक जा सकता है। अगर रूट स्प्लिट होता है तो हाइट इंक्रीज होती है बाई 1। ठीक है, तो हाइट इंक्रीज हो जाती है। ओके, बी ट्री, अब जैसे ये हम कुछ इंसर्शन देखते हैं इसमें। ओके, हमने ऑर्डर पैरामीटर दे दिया टी, ठीक है, तो मिनिमम चिल्ड्रन हो जाएगा भाई 2 और मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 हो जाएगा, मिनिमम कीज हो जाएंगी वो 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं ऊपर, और मैक्सिमम कीज हो जाएगा 2। अगर ये वायलेशन कहीं होता है तो स्प्लिट कर देना है। अभी कुछ नहीं है, 8 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, 9 आया, ठीक है, 8 के राइट में चला गया, ठीक है, 2 हो सकते हैं चाइल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, 10 आ रहा है, ठीक है, 10 इंसर्ट करेंगे तो 10 यहाँ करीब आएगा। ये तीनों जो अभी क्या, ये कीज एक साथ है, ये जो है एक नोड के अंदर जो डेटा है वो है हमारे कीज। ठीक है, ओके, तो अगर यहाँ कितना हो जाएगा 3, मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, तो स्प्लिट कर देंगे, बीच में आएगा 9, 9 ऊपर चला गया, लेफ्ट में आ गया 8 और राइट में चला गया 10। ठीक है, अब 11 इंसर्ट करते हैं, 9 पे सर्च किया उसने, लीफ में चले जाओ कहाँ पर आना चाहिए, 10 के राइट में आना चाहिए, 11, ये रहा 11 यहाँ इंसर्ट कर दिया, 15 आ रहा है, तो 15 भी अगर लीफ में, कौन से, इस वाले लीफ नोड में आएगा, ये लीफ नोड में हमने एल्गोरिथम में देखा है, लीफ में जाके मैं सर्च करना है। ठीक है, इस लीफ में आएगा, 11 के राइट में आएगा, ये रहा 15, ये वाली देखो प्रॉपर्टी है ना, ये वायलेट हो गई। ठीक है, तो 11 ऊपर चला जाएगा, वही स्प्लिटिंग का रूल था ये, 11 यहाँ ऊपर गया 9 पेरेंट में जाके मिल गया। ठीक है, अब हमें 20 इंसर्ट करना है, तो ये रहा 20 इंसर्ट करते हैं, तो ये रहा था ना यहाँ 15, तो इस वाले जो लीफ चाइल्ड है, लीफ जो है नोड 15 है, इसमें आना चाहिए, उसके राइट में आना चाहिए, 15 के राइट में आ गया 20, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 कीज है, 2 कीज हो सकती हैं। 17 डालते हैं तो 15 और 20 के बीच में आना चाहिए 17, तो ये रहा 15 और 20 के बीच में हमने 17, लेकिन ये रूल वायलेट कर रहा है, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 ही कीज हो सकती हैं, तो 17 यानी बीच में आ रहा है तो ऊपर चला गया, तो 9, 11, 17 हो जाएगा, पर 2 ही हो सकते हैं ना। ठीक है, अब 2 ही कीज हो सकती हैं और मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन होते हैं, इसके तो 4 चिल्ड्रन हो गए, तो यहाँ भी वायलेशन हो गया, तो 11 जो होगा वो बीच में आ रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ 11 ऊपर जा रहा है और ये रहा 11 ऊपर आ गया, 9 और 17 उसके चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, और ये बी ट्री में हम इंसर्ट करें तो यहाँ 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 और ये 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी देखो लीफ नोड्स है ना वो सारे सेम लेवल पर है। ठीक है, और जो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, ये इतने जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, इसमें से कोई भी वायलेट नहीं हो रहा, अगर वायलेशन हो रहा है तो हमें फिर स्प्लिट कर देना इंसर्शन के केस में। ठीक है, ओके, अब आते हैं, एक आता है डिलीशन का केस में जिसमें होता है अंडरफ्लो, उसमें ओवरफ्लो हो रहा था, इसमें अंडरफ्लो होता है। इसका अंडरफ्लो कैसे हो सकता है, डिलीशन कैसे करते हैं देखते हैं। की को रिमूव कर दो, अगर इंटरनल नोड था तो रिप्लेस कर दो उससे प्रीडिसेसर से या सक्सेसर से, प्रीडिसेसर से करो, प्रीडिसेसर नहीं मिल रहा तो सक्सेसर पे चले जाओ। ठीक है, अगर अंडरफ्लो हो रहा है, अंडरफ्लो के केस में क्या करना है, बोरो करना है हमें सिबलिंग से या फिर मर्ज कर दो सिबलिंग के साथ, तो या तो लेफ्ट वाले जो उसका सिबलिंग है, राइट वाले सिबलिंग है, इनसे मांगेगा, अगर कुछ नया वो दे सकते हैं, वही डेटा दे सकते हैं, कोई की दे सकते हैं वो। ठीक है, और कोई नहीं दे सकते तो उनके साथ मर्ज हो जाएगा ये। फिक्स करो रिकर्सिवली इफ पेरेंट अंडरफ्लोज। ठीक है, तो अगर पेरेंट अंडरफ्लो हो रहा है
तो यानी पेरेंट नहीं हो सकता कुछ, तो रिकर्सिवली ये फिक्स करते रहो। ओके, अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अ नोड बिकम्स टू स्मॉल, भाई डिलीट कर रहे हैं ना तो छोटा बन रहा है, टू स्मॉल यानी चिल्ड्रन डी बाई टू, इससे अगर कम हो गया, भाई तो ये तो हमने बनाया था प्रॉपर्टी मिनिमम इतने चिल्ड्रन होंगे ही होंगे, तभी एक नोड में, इससे भी कम हो रहा है क्योंकि इतने मान लो पहले थे ही, हमने इसमें से एक डिलीट कर दिया तो ये तो कम हो गया ना, इससे भी कम हो गया तो अंडरफ्लो आ गया। ठीक है, तो जब ये इतने चिल्ड्रन होते हैं तो अंडरफ्लो हो जाता है वो। ओके, अंडरफ्लो को फिक्स कैसे करते हैं? अंडरफ्लो को फिक्स करने के दो ऑप्शन है, एक तो बोरो है यानी रोटेशन, बोरो वन चाइल्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से नहीं मिला तो राइट सिबलिंग, सच दैट द नोड गेट्स डी बाई टू अपर बाउंड प्लस वन चिल्ड्रन, इतने चिल्ड्रन उसके पास हो जाए। ठीक है, मर्ज कर दो, अगर बोरो नहीं हो सकता तो मर्ज कर दो यानी फ्यूजन कर दो, इफ बोरोइंग इज नॉट पॉसिबल मर्ज विद सिबलिंग, सिबलिंग के साथ मर्ज हो जाओ। ठीक है, पेरेंट की जो होगा वो मूव्स डाउन एंड मर्जेस द टू चिल्ड्रन, जो पेरेंट की होगी वो डाउन हो जाएगी और दो जो चिल्ड्रन उसके बाद जो मर्ज होने वाले हैं उनको मर्ज कर देगा एक साथ। दिस में प्रोपेगेट अप टू द रूट, वही रूट तक जा सकता है ये मर्जिंग। ओके, जैसे ये था, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये इसमें मुझे 30 को डिलीट करना है। ओके, 30 को डिलीट करना है। ओके, 30 डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, तो अगर हम 30 डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो इसके लिए कितने चिल्ड्रन होने चाहिए? ठीक है, 3 चिल्ड्रन होने चाहिए। अब एक तो चला गया, ठीक है, तो एक डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने सिबलिंग से मांगेगा ये 25, इसके पास मिनिमम ही 1 है तो ये तो कुछ दे ही नहीं सकता, तो अपने पेरेंट से मांगेगा ये। ठीक है, कि इस नोट को बचा लो। ओके, तो लेफ्ट से नहीं मांग सकता, राइट में कुछ है नहीं। ठीक है, राइट वाले से नहीं मांग सकता, उसके मिनिमम है, तो पेरेंट के साथ ये मर्ज हो जाएगा। तो 25 और 28 मिलके ये एक नया नोड बन जाएंगे और वही पेरेंट जो है वो नीचे आ जाएगा, पेरेंट की मूव्स डाउन। ठीक है, इसका जो पेरेंट व 28 जो था वो डाउन आ गया और 25 और 28 मर्ज हो गए। इस तरह से हमने 30 जैसा एक लीफ की जो था उसको डिलीट कर दिया। ओके, अब अगर कोई इंटरनल नोड जैसे 33 डिलीट करना है, 33 डिलीट करना है, ठीक है, ये रहा 33 को डिलीट कर देते हैं, 33 को डिलीट कर देते हैं। ओके, 33 को डिलीट करने से अब जैसे हमारा ये रहा फॉर्मूला था, ये रहा। अगर कीज मिनिमम इतने हैं, ठीक है, मिनिमम का ही वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो की ये रहा, जितने मिनिमम चाइल्ड होंगे उससे एक कम होगा कीज, यानी कीज होंगे वो चाइल्ड से बस एक कम होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी इसकी। हाँ, अब यहाँ पर इसके चिल्ड्रन कितने, एक, दो और ये 3 चिल्ड्रन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो कीज होनी चाहिए लेकिन एक की डिलीट हो रही है। ठीक है, ओके, तो इसके लिए क्या होगा, ये 32 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये दे सकता है ना, अभी एक नोड इसमें से दे सकता है, मिनिमम 1 होना चाहिए, इसके बाद 1 से ज्यादा है तो ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो 32 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 32 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से 30 और 32 मर्ज होके इस तरह से बन गया। ठीक है, एक नोड बन गया जिसके एक एक नोड में जिसमें दो कीज हैं और दो कीज के करस्पॉन्डिंग 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, चिल्ड्रन हमेशा की से एक ज्यादा ही होगा। ओके, अब अगर मुझे इस वाले नोड में से 30 डिलीट करना है, ठीक है, 30 जो की है हमारी इसको मुझे डिलीट करना है, तो अपने वो लेफ्ट से मांगेगा कुछ नहीं हो सकता, राइट से मांगेगा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या कर दो, मर्ज कर दो इनको, वही चीज करना है, लेफ्ट राइट इनको कर दो मर्ज। ठीक है, तो 25 और 31 जो होंगे ये मर्ज होके एक नोड बन जाएगा जिसमें दोनों कीज आ जाएंगी। ओके, अब जैसे एक और देखते हैं, इसमें मुझे 10 डिलीट करना है, 10 डिलीट करता हूँ तो इन दो चाइल्ड का क्या होगा, क्योंकि ये तो डोनेट कर नहीं सकते कुछ, तो इनको कर दो मर्ज कर दो, तो 10 और 15 को, ये सॉरी 5 और 15 को हमें मर्ज कर दिया, इस तरह बन गया। इनको एक पेरेंट तो चाहिए। ओके, तो हम ये कर सकते हैं, ये रहा 20 के एक चाइल्ड होगा 15, बट इधर क्या होगा। ओके, तो हम ये करेंगे कि 20 जो होगा और 35, 20 जो होगा वो नीचे आएगा और जो 35 होगा उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और 20 के राइट में लेफ्ट में ये चिल्ड्रन हो जाएगा, 5 और 35 ये दोनों मर्ज होके एक चिल्ड्रन हो गए थे ना, तो ये इस तरह से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, बस वही हमें यही देखते रहना है, इंसर्शन या डिलीशन, ये जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, ए बी ट्री या
जो हम बी ट्री कह रहे हैं, ये एक तरह की ए बी ट्री है। हमें बस ये देखना है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, मिनिमम और मैक्सिमम कीज की और मिनिमम और मैक्सिमम चिल्ड्रन की, ये वायलेट ना हो। वायलेशन होना है तो सिंपल सा वही लॉजिक है, मर्ज कर दो या स्प्लिट कर दो। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम बाइनरी हीप पर। बाइनरी हीप, अभी हमने देखा मिन हीप देखा था, हम जब हाफ मिन ट्री देख रहे थे, ठीक है, बस वही वही वो भी एक तरह का बाइनरी हीप ही है। कुछ बाइनरी हीप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं। मिन हीप जो दो टाइप के होते हैं, उसमें हर पेरेंट जो होता है वो चाइल्ड से छोटा होता है, और मैक्स हीप में हर पेरेंट चाइल्ड से बड़ा होता है, और ये स्टोर होते हैं एरेज के रूप में, एरेज की हेल्प से। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट। सारे फिल्ड होंगे पूरी तरह से, लेकिन हो सकता है लास्ट वाला फिल ना हो, लेकिन वो भी फिर सारे लेफ्ट अलाइन होंगे। ओके, लास्ट लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही सारे लेफ्ट अलाइन होंगे। दिस प्रॉपर्टी अलाउज एफिशिएंट एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इस क्यू वाला जो एक ट्री है ना, वो उस तरह का ऐसा कोई सिचुएशन ना आए। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो करते हैं। वही टाइप्स देख लेते हैं। मिन हिप में पेरेंट नोड होगा अपने सभी चिल्ड्रन से छोटा होगा, मिन हिप की ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें हर हिप की एक रूट प्रॉपर्टी होती है। मिन हिप की रूट प्रॉपर्टी ये है, द मिनिमम एलिमेंट इज ऑलवेज एट द टॉप। वही चीज कि पेरेंट जो अपने चिल्ड्रन से छोटा होगा, तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा रूट ही रहेगा। मैक्स हिप में पेरेंट जो होगा वो अपने सभी चिल्ड्रन से बड़ा होगा। इसकी जो रूट प्रॉपर्टी वही है कि द मैक्सिमम एलिमेंट इज ऑलवेज एट द रूट। रूट वाला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा अपने पूरी ट्री में। ठीक है, तो बाइनरी हीप्स की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, इंसर्ट करते हैं तो हम हीपिफाई अप करते हैं, डिलीट करते हैं तो हीपिफाई डाउन करते हैं। मिन हीप जो हम यूज करना रहता है या क्रिएट करना रहता है, तो हम ये लेस देन ऑपरेटर यूज करते हैं। मैक्स हीप में हम ग्रेटर देन यूज करते हैं। हाइट होती है हमारी हीप ट्री की, बाइनरी हीप ट्री होते हैं, लॉग एन होता है। और बिल्ड हीप को जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग ऑफ एन। ओके, पीक पीक अभी हमने देखा था, पीक करने के लिए पीक का मतलब यही है कि जो उसका जो टॉप एलिमेंट है उसको एक्सेस करना। ठीक है, तो वही यानी रूट को एक्सेस करना। तो अगर साइज 0 है तो रिटर्न एरर, नहीं तो 0, वही पहला एलिमेंट जो होगा, नहीं जो रूट होगा उसको ये रिटर्न कर दो। ओके, मिन हीप जब हमें बिल्ड करना है तो हम एक लूप लगाएंगे, साइज अपॉन टू -1 डाउन टू 0। ठीक है, और इसमें हीपीफाई डाउन जो फंक्शन होगा मिन के लिए उसको कॉल कर देंगे। ठीक है, और अगर मैक्स हीप बनाना रहेगा, ठीक है, तो वही चीज है, एक लूप लगाओ। ठीक है, साइज बाई 2 से -1 से 0 तक जाओ, और हीपीफाई डाउन जो फंक्शन होगा उसको कॉल कर दो। ठीक है, अब ठीक है, देखते हैं इंसर्ट करने के लिए हमने देखा था ना हिपिफाई अप। ठीक है, हिपिफाई अप करते हैं। ठीक है भाई, इंसर्ट कर रहे हैं तो साइज 1 से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी साइज -1, यानी जो लास्ट एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स हो जाएगा। उसकी वैल्यू पे हमने सेट कर दी। हम एरे, हमने देखा था ना, हम एरे की हेल्प से इसको बनाते हैं, एरे का यूज करते हैं। तो वही है, एरे समझो एच एक एरे है, उसके ith इंडेक्स पर हम की की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, और फिर हिपिफाई अप फंक्शन है उसको कॉल कर दे रहे हैं इस एरे के साथ और इस इंडेक्स के साथ। ओके, हीपिफाई अप फंक्शन मिनिमम के लिए क्या काम करता है ये देखते हैं एक बार हम। मिनिमम के लिए, ओके, हीपिफाई अप मिनिमम उसका एल्गोरिथम हमारा जो सूडो कोड हमने दिया है, व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 0 एंड एच, वो यानी एरे ऑफ पेरेंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन करेंट नोड, वही अभी जिस आई के लिए कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो उसका जो पेरेंट है, वो इस पेरेंट जिसका जो इंडेक्स है, आई का जो पेरेंट है, हमने देखा था I/2 फॉर्मूले से आता है। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, ओके, तो अगर उससे ज्यादा है तो स्वैप कर दो। मिनिमम हीप का हमने कॉन्सेप्ट ये पता है कि जो टॉप पे होगा जो वो हमेशा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो अगर वही पेरेंट जो है आई का उससे बड़ा, पेरेंट वाला इंडेक्स जो उससे बड़ा है, तो स्वैप कर दो, आई की वैल्यू सेट कर दो पेरेंट ऑफ आई। ऐसे ही ये रिपीट करना है हमें। ओके, हिपिफाई अगर में डाउन करना होगा, ith इंडेक्स हिपिफाई डाउन हम करते हैं जब हमें डिलीट करना रहता है। डिलीट कर दे, सिंपल से डिलीट कर देना है।
और हीपिफाई डाउन मेन फंक्शन को कॉल कर देना मेन हीप में। स्मॉलेस्ट हम मान लेते हैं आई है, ठीक है, लेफ्ट वेरिएबल में लेफ्ट ऑफ आई में चले गए, और राइट में राइट ऑफ आई, वही राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड आई के, ठीक है, एरे में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वाले केसेस में देखा था ना, लेफ्ट के लिए 2 × i+1 और राइट के लिए 2 × i+2 हमने देखा था, वही चीज है। हाँ, आगे लेफ्ट साइज से कम है और लेफ्ट जो है वो अपने स्मॉलेस्ट से भी कम है, ठीक है, अभी तक जो मुझे स्मॉलेस्ट पता था उससे भी कोई मुझे वैल्यू कम मिलती है, तो यानी स्मॉलेस्ट का मुझे इंडेक्स जो था, नहीं मुझे कोई और स्मॉलेस्ट मिल सकता है, तो स्मॉलेस्ट को मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। अगर राइट वाला जो है वो साइज से कम है, यानी मैं रेंज में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत आगे चला गया, ठीक है, और एच ऑफ राइट इज लेस देन एच ऑफ स्मॉलेस्ट, मुझे अब तक जो सबसे छोटा पता है उससे भी छोटी वैल्यू इस वाले राइट की है, तो मैं इस स्मॉलेस्ट की वैल्यू जो इंडेक्स होगा, नया इंडेक्स होगा राइट वाला, उसको नोट कर लूंगा। ओके, अगर मैं देखता हूँ स्मॉलेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई, जो मैंने पहले माना था कि मेरा आई जो इंडेक्स वाला जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, अगर वो चेंज हो गया यानी मुझे लेफ्ट या राइट में कहीं कुछ ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इससे भी छोटा है, तो उनको स्वैप कर दिया, ठीक है, और हीपिफाई डाउन फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, इसी एरे पर ये नया इंडेक्स के साथ जो स्मॉलेस्ट वाला इंडेक्स है, ठीक है, ये तभी रुक जाएगा, ये रिकर्सिवली हम कॉल करते रहेंगे। ओके, जब हमें स्मॉलेस्ट और आई यानी हमें कोई एलिमेंट अगर नया छोटा एलिमेंट नहीं मिलता है, यानी अभी जो मेरे पास सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो मिल गया मुझे, तब जाके मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, तो ये मिनिमम के लिए था। ओके, डिलीट वाला जो है दोनों में सेम ही वही चीज है, ठीक है, डिलीट करने के लिए अगर साइज 0 है तो रिटर्न एरर कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। रूट एक वेरिएबल लिया, उसे हमने वही जो रूट है ट्री का एरे में रिप्रेजेंट करें 0 से इंडेक्स, उसकी वैल्यू सेट कर दी। अच्छा, अभी हमने देखा था कि हम डिलीट करते हैं या हम पीक करते हैं रूट को, तो इस वाले के हम जो मिन और मैक्स हीप जो हमारा आता है उसमें जब हम डिलीट करते हैं तो हम डिलीट भी करते हैं, रूट को ही डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी और को डिलीट नहीं करते, तो रूट को ही डिलीट करना है, ये रहा वैल्यू सेट कर दी, और जो एकदम लास्ट में जो एलिमेंट होगा मैं उसको बना दूंगा नया रूट। अब जो इनऑर्डर सक्सेसर वाला कुछ हमने प्रीडिसेसर वाला कॉन्सेप्ट देखा था, सेम वैसे कुछ यहाँ भी अप्लाई होता है कि जो मेरा एकदम लास्ट में जो एलिमेंट है उसको मैं बना देता हूँ नया रूट। अब नया रूट बना दे तो कुछ तो गड़बड़ होगा, और यहाँ साइज को भी वैल्यू छोटा कर दी क्योंकि वैल्यू चली गई, ठीक है, तो अब मैं हीपिफाई डाउन फंक्शन को कॉल करूंगा जीरोथ इंडेक्स के साथ, कि जीरोथ इंडेक्स में कुछ अपडेट करना है, इसको सेटल करो, ठीक है, और बाद में हमने ये रूट को रिटर्न कर दो कि यही वैल्यू डिलीट हुई है, ये सारा इसमें हम जो होगा सारा अपडेट कर देंगे इसमें। हीपिफाइड डाउन के लिए हमने ये देखा ही है, ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम, ये मिनिमम के लिए था। ओके, अच्छा मैक्स हीप के लिए अगर मैं देखता हूँ, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये थी कि रूट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही I0 से मैं शुरू करता हूँ, एक एक करके सबको चेक करता हूँ, ठीक है, अगर पेरेंट जो होगा इस आई का, अगर उसकी वैल्यू छोटी हो गई, पेरेंट छोटा हो गया तो यानी कुछ गड़बड़ है, चाइल्ड से अगर पेरेंट छोटा हो गया तो हमें क्या कर देना, उनको वैल्यू स्वैप कर देना है, ठीक है, और पेरेंट जो होगा आई का वो नया वैल्यू बन जाएगा आई के लिए, ठीक है, और हमें ये रिपीटेडली यहाँ पर लूप की हेल्प से ये रिपीट करते रहना है कि जब तक जो हमारा पेरेंट जो है वो चाइल्ड से छोटा मिलता है, ठीक है। ओके, ये था मैक्स हीप के लिए। हीपिफाई आपका, हीपिफाई डाउन जो हम डिलीट करते हैं, ठीक है, तो हम हीपिफाई डाउन में लार्जेस्ट मान लिया आई को, लेफ्ट और राइट जो उसके चाइल्ड होगा उनका इंडेक्सेस हमने ले लिया, ठीक है, अगर इस वाला जो भी तुम्हें लार्जेस्ट है इससे भी बड़ा मुझे कुछ मिल जाता है लेफ्ट में, तो लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट कर दो, अगर राइट में अगर जो मेरे पास अभी तक सबसे बड़ा है उससे बड़ी कुछ वैल्यू मिल जाती है तो लार्जेस्ट को अपडेट कर दो, अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू कुछ सच में इन दोनों में से कहीं कुछ मिली है तो मैं, ये नहीं कि अभी जो मैं लार्जेस्ट मान के चल रहा था वो सच में लार्जेस्ट है नहीं, तो उनकी वैल्यू मैं स्वैप कर दूंगा। अब जब वैल्यू मैंने स्वैप कर दी तो वही है, अब मेरे पास एक नया लार्जेस्ट की वैल्यू आई है, तो रिकर्सिवली मैं फिर उसे लार्जेस्ट को कॉल करूंगा हीपिफाई डाउन करने के लिए। ये मैक्स दिए तो ये था हमारा इंसर्शन का, और ये था हमारा डिलीशन का, ये दोनों दोनों के लिए मिन हीप हो या मैक्स हीप हो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और ये हीपिफाई अप और ये हीपिफाई डाउन ये सिर्फ जब हमें मिन हीप बनाना होगा तब हम इन दोनों का यूज करेंगे। ओके, और ये मैक्स हीप का मिन अप करने के लिए यानी बनाने के लिए, और ये मैक्स हीप को डाउन यानी जब हमें डिलीट करना होगा
तब हम इस फंक्शन को, इस एल्गोरिथम को, इस अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, तो और कुछ देखिए, मैंने लास्ट में कुछ और टेबलर फॉर्म में कुछ डेटा डाल दिया है ताकि आप आसानी से यूज याद कर सकें उसे। जैसे किसी भी लेवल आई पर, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो किसी भी अगर नोड, मैक्सिमम नोड होते हैं किसी लेवल आई पर, तो ये 2 की पावर आई हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, राइट चाइल्ड क्या होगा, एरे मैपिंग के लिए पेरेंट में लेफ्ट जो नोड्स होते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, ठीक है? तो इंटरनल नोड्स, ये मतलब जितने भी होते हैं, हाइट कितनी हो सकती है, वही log बेस 2 n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है? ये h प्लस 1 जो है, ये सब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए। अगर मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे जाता हूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर h, ठीक है? 2 की पावर h माइनस 1 हो जाएगा, कि वो मैक्सिमम नोड्स होते हैं अगर किसी बाइनरी ट्री का हाइट h है, ठीक है? तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये मैंने जैसे ये फॉर्मूलेज दिए वो सारे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। जनरली हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैंने यही यूज किया है, ठीक है? मैक्सिमम हाइट हो सकता है किसी बाइनरी ट्री जिसमें n नोड्स हैं, तो n माइनस 1। जैसे ये एक नोड है यहाँ, एक ही डायरेक्शन में ये रहा, ठीक है? इस तरह से। तो ये स्क्यूड जो होंगे वो ट्रीज हो जाएंगे, या डीजेनरेट ट्रीज जो कहते हैं हमने, वो वाले कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये। यानी ऐसे ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो मैक्स हाइट जो होगी वो मैक्सिमम ही जो होती जाएगी, मैक्सिमम यही हो सकती है कि जितने एलिमेंट नोड्स होंगे उसमें से n माइनस 1। तो ये कुछ अलग अलग जितने भी अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन सब के करस्पॉन्डिंग मैंने कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज या कुछ बेसिक चीजें जो हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है? जो छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया है, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बस इतना ही। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यूनिट यहीं खत्म होती है, ठीक है? थैंक यू।